हैं ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे मैजिकल और टाइम ट्रेवल्स वाली नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपना ज्यादातर समय नॉवेल्स को ही पढ़ते हुए गुजारता था, लेकिन अचानक एक दिन वो टाइम ट्रेवल करता हुआ एक अलग ही टाइमलाइन में आकर फंस गया था और उसकी सोल उस सिटी के यंग मास्टर के अंदर चली गई थी जिसने अभी अभी जन्म लिया था। इसलिए वो यंग मास्टर बाकी सभी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग था। वो ना तो रोता था और ना ही हंसता था, वो बस सारा दिन आसमान को ही घूरता रहता था। तो ये तो था स्टोरी इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब चलते हैं अपनी मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डैनडोंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैनडोंग सिटी का किंग रेमंड अपने सोल्जर्स के साथ काफी लंबे समय से एक जंग के लिए गया हुआ था और फाइनली आज वो लोग जंग जीत कर वापस अपनी डैनडोंग सिटी लौट रहे थे, जिसकी वजह से पूरी सिटी के लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। और जैसे ही किंग रेमंड वहाँ से अपने लोगों के साथ पैलेस की तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस सिटी के लोग अपने किंग से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी उन लोगों में से एक ओल्ड मैन गार्ड से कहता है, मैं लियोलैंड फैमिली के एक मेंबर हूँ। और ये कहकर वो ओल्ड मैन सीधा आगे बढ़ते हुए किंग से जाकर मिलता है, जो देखकर किंग भी उस ओल्ड मैन को पहचान गए थे। इसलिए वो उस ओल्ड मैन से पूछते हैं कि सिटी में सब कैसा चल रहा है और तुम्हारी मैडम कैसी हैं। इस पे वो ओल्ड मैन उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है कि सिटी में सब कुछ ठीक है और आपके जाने के बाद मैडम ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे का सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, जो देखकर वो ओल्ड मैन किंग को बताता है कि मैडम ने बच्चे को तो जन्म दिया था, लेकिन बुरी खबर ये है कि आपका बेटा जिसकी उम्र अब 3 साल हो गई है, उसने अब तक एक वर्ड भी नहीं बोला। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ना तो बाकी बच्चों की तरह रोता है और ना ही हंसता है, वो बस आसमान को ही घूरता रहता है। इसलिए उसे सभी लोग पागल समझते हैं। और इनकी बातों के दौरान ही हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमेशा की तरह अपना हीरो जिसका नाम डूबी था वो आसमान को घूर रहा था। लेकिन आज आसमान में ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग हो रही थी, बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पैलेस के सभी नौकर मिलकर डूबी को ढूंढ रहे थे। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे यंग मास्टर कहीं खो गए हैं, इसीलिए वो सभी बेचारी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। इवन डूबी की माँ भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उन्हें भी अपनी बेटे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी मेट्स के साथ मिलकर अपने बेटे को ढूंढ रही थी। वहीं अपना हीरो अभी भी आसमान की तरफ ही देख रहा था और आज पहली बार वो आसमान की तरफ देखते हुए गुस्से से गोड से बोलता है, आपने यूं अचानक मुझे स्ट्रेंज वर्ल्ड में क्यों फेंक दिया, जबकि मेरे सारे अपने तो दूसरी दुनिया में थे। आपने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की। और ये कहकर वो गोड पे गुस्सा करते हुए वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की वजह से सभी को पता चल गया था कि यंग मास्टर डूबी बालकनी में खड़े हैं। भाई डूबी अभी भी आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाए जा रहा था कि तभी लाइटनिंग की स्ट्राइक आकर डूबी के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से डूबी को लाइटनिंग के बहुत ही तेज झटके लगने लगते हैं और इसी के साथ वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। और डूबी की इस हरकत को देखकर पैलेस के नौकर को यही लग रहा था कि शायद यंग मास्टर दोबारा पागल हो गए हैं। लेकिन आज जो सबसे अजीब बात हुई थी वो ये थी कि फाइनली आज 3 सालों के बाद डूबी ने कुछ बोला था। अगले सीन में हमें गॉडेस ऑफ लाइट के टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डूबी की माँ गॉडेस ऑफ लाइट के सामने रोते हुए कहती है, गॉडेस ऑफ लाइट प्लीज मेरे बच्चे को सभी इविल स्पिरिट से बचाए रखना। लेकिन उसे ये बात कहाँ पता थी कि आगे चलकर उसका बेटा इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेविल बनने वाला है। और इसी के साथ हमें यहाँ पे यह भी पता चलता है कि डूबी उस लाइटनिंग के नीचे इसलिए खड़ा था क्योंकि वो इसी तरह से इस वर्ल्ड में आया था, तो इसलिए वो बार बार उस लाइटनिंग के नीचे जाके खड़ा हो जाता था ताकि वो दोबारा अपने रियल वर्ल्ड में जा सके। और अब तक डूबी ये एक्सपेरिमेंट 270 बार से भी ज्यादा कर चुका था, लेकिन वो हमेशा इसमें फेल हो जाता था। और उसी के साथ डूबी अपने मन ही मन में गुस्से से कहता है, न जाने कब तक मुझे इस बच्चे की बॉडी में रहना पड़ेगा। और डूबी की इस बात से हमें पता चलता है कि अपने वर्ल्ड में उसकी उम्र एक टीनेजर से भी ज्यादा थी। उसी के साथ डूबी कहता है कि मेरे वर्ल्ड की सभी नॉवेल्स झूठी थी, क्योंकि उन नॉवेल्स में मौजूद मैं टाइम ट्रैवल के सभी मेथड्स यूज कर चुका हूँ, लेकिन उनमें से कोई एक भी काम का नहीं है। और तभी डूबी बेहोशी की हालत में ही मैडी नाम बुलाता है, जो सुनकर डूबी की माँ को लगता है कि उसके बेटे ने आज पहली बार कोई शब्द बोला है, इसका मतलब है इस नाम का पर्सन जरूर मेरे बेटे के लिए फायदेमंद होगा। तो ये सोचकर मैडम ने पूरे पैलेस में मैडी नाम के पर्सन को ढूंढकर डूबी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। और जैसे ही मैडी डूबी के रूम में आता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि मैडी पहले घोड़ों को संभाला करता था। लेकिन मैडम ये सारी बात इग्नोर करते हुए मैडी से कहती हैं कि आज से तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ ही रहोगे और तुम्हें ही उसकी देखभाल करनी होगी, और इसके लिए तुम्हें हर महीने एक बहुत अच्छा रिवार्ड भी दिया जाएगा। और अभी वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे कि तभी डूबी को मैडी से आ रही बदबू की वजह से होश आ गया था, जो देखकर डूबी की माँ इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि उसने मैडी को 1000 स्पिरिट कॉइंस भी रिवार्ड के तौर पर दे दिए थे, क्योंकि उसे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मैडी के आने के बाद ही डूबी को होश आया है। इसलिए उसकी माँ को ऐसे लगने लगता है जैसे मैडी वाकई उसके बेटे के लिए बेनिफैक्टर है। और असल में ये सारी कहानी वही ओल्ड मैन किंग को बता रहा था। और इनकी बातों के दौरान ही वो सभी लोग पैलेस में पहुंच चुके थे, जहाँ किंग जैसे ही अपने बेटे से मिलता है तो वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, ये कैसा अजीब सा बच्चा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से तो ये कहीं से भी एक 3 साल का बच्चा नहीं लग रहा। वहीं डूबी भी किंग को देखते हुए कहता है, ओ तो इस वर्ल्ड में ये मेरे पिता है, जो आज 3 सालों के बाद पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। और तभी वो किंग अपने बेटे के पास जाकर उसकी फाइटिंग स्पिरिट को चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वो किंग को समझ पाता उससे पहले ही डूबी को अपने पिता की स्किल्स के बारे में पता चल गया था कि उसके पिता एक 3rd लेवल के नाइट वॉरियर हैं। वहीं उसके पिता जब अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके डूबी की फाइटिंग स्पिरिट को चेक करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि डूबी कभी भी एक मार्शल आर्ट कल्टिवेटर नहीं बन पाएगा। और सिर्फ इतना
नहीं नहीं, इसका दिल भी बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से ये चाहकर भी एक नाइट वॉरियर नहीं बन सकता। लेकिन इस सब के बावजूद भी किंग रेमंड को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अभी भी उसे उम्मीद थी कि शायद उसका बेटा एक मैजिशियन बन जाए, और इसीलिए किंग वहाँ पे एक मैजिशियन मास्टर को बुलाता है ताकि वो पता कर सके कि उसका बेटा एक मैजिशियन बन सकता है या नहीं। उसके बाद वो मास्टर डूवी की मैजिकल स्पिरिट को चेक करने के लिए आता है, और वो वहाँ आते हुए बताता है कि हर साल हजारों बच्चे मैजिक सीखने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ बच्चे ही पास हो पाते हैं। उसके बाद वो मास्टर एक मैजिकल बॉल को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो डूवी की मैजिकल स्पिरिट को चेक करने वाला था। और तभी वो ओल्ड मास्टर डूवी से कहता है कि अपने दोनों हाथ इस मैजिक बॉल के ऊपर रखकर अपनी लाइफ के उन इमोशंस को याद करो जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इंसान के इमोशन से ही पता चलता है कि उसकी मेंटल लेवल किस लेवल पे है। और मैजिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल पावर ही होती है, जिसपे डूवी उस मास्टर से कहता है हाँ मैं समझ गया, और मेंटल पावर को आसानी से फिजिकल पावर में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ये सब मैं पहले से ही जानता हूँ। डूवी की ये बात सुनकर उस मास्टर को एक झटका लगता है, और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, फिर इसे सभी लोग पागल क्यों कहते हैं। वहीं डूवी जब उस मैजिक बॉल के ऊपर अपने हाथ रख के अपने सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को याद करता है तो पहले तो थोड़ी देर कुछ भी नहीं होता, जो देखकर उस मास्टर को लगता है कि शायद इसके अंदर कोई भी मैजिक स्पिरिट नहीं है, इसलिए वो मास्टर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो मास्टर अभी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक ही वो बॉल बहुत ही तेजी से ग्लो करने लगी थी, और उसी के साथ डूवी अपने उन स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से उसे एंशिएंट वर्ल्ड के साथ साथ अपने वाला मॉडर्न वर्ल्ड भी दिखने लगा था जहाँ से वो आया था, और वो मॉडर्न वर्ल्ड में अपने उसी रूप को देखता है जैसे वो वहाँ पे हुआ करता था। और सबसे अजीब बात ये होती है कि उस मॉडर्न वर्ल्ड वाला रूप डूवी को देखकर एक डेविल स्माइल करता है, जो देखकर डूवी उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट शील्ड आ जाती है, जिसे जैसे ही डूवी टच करता है तो वो एक मिरर की तरह टूट गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये सब डूवी के माइंड के अंदर चल रहा है, और ये एक तरह के डूवी की इमोशंस हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ओल्ड मास्टर काफी गौर से डूवी को देख रहा था, उसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इस बच्चे के पास तो डबल स्पिरिचुअल पावर है। और जब वो ओल्ड मास्टर ये बात डूवी को बताता है तो डूवी ज्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि डूवी जानता था ऐसा इसलिए है क्योंकि डूवी के पास 2 लाइफ टाइम्स का एक्सपीरियंस था। इसलिए डूवी उसके बाद उस मास्टर से पूछता है तो क्या अब मैं मैजिक सीख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी यही एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। डूवी की ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर अपने मैजिक का यूज करके डूवी को वापस अपने रूम में लाते हुए उससे कहता है डोंट वरी, मैं दोबारा तुम्हारी मैजिक स्पिरिट को चेक करता हूँ। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ओल्ड मास्टर उस रूम से बाहर निकलकर डूवी के पिता को बताता है कि आपके बेटे के अंदर कोई भी मैजिक स्पिरिट नहीं है, इसलिए वो एक मैजिशियन नहीं बन सकता, लेकिन इसके पास बहुत ही अमेजिंग मेंटल पावर है। ऐसी मेंटल पावर आज तक मैंने इस वर्ल्ड में किसी भी पर्सन की नहीं देखी। वहीं डूवी सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अब ये मैजिक स्पिरिट यानी मैजिक एलिमेंट क्या है और ये काम कैसे करता है, क्या ये भी हमारे वर्ल्ड में पाए जाने वाले एटॉमिक पैराटॉस की तरह काम करता है। वहीं वो मास्टर किंग से कहता है कि अगर आप फिर भी अपने बेटे को मैजिशियन बनाना चाहते हैं तो ये पोशन बनाने की फील्ड में जा सकता है, और प्लीज मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, मैं पिछले 36 सालों से मैजिक को स्टडी कर रहा हूँ, और इस बीच में न जाने कितने ही लोगों से मिला हूँ, पर आपका बेटा उन सभी में से बहुत ही ज्यादा अजीब है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर एक खास पाउडर का यूज करके वहाँ से गायब हो गया था, जो देखकर किंग थोड़ा सैड होते हुए अपने बेटे से कहता है मेरा यानी रेमंड का बेटा तुम्हारे जैसा टैलेंटलेस कैसे हो सकता है, अब लियोलैंड फैमिली का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और ये कहकर किंग सैड होता हुआ वहाँ से चला गया था। वहीं उस ओल्ड मास्टर की पोशन बनाने वाली बात सुनकर डूवी उसी में लग गया था, और क्योंकि डूवी को मैजिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए उसके बाद से वो दिन रात उन मैजिकल बुक्स को ही पढ़ने लगता है जैसे अब बस वही उसकी दुनिया हो। और इसी तरह देखते ही देखते डूवी अब काफी बड़ा हो चुका था, और अब तक उसने न जाने कितनी ही मैजिकल बुक्स को पढ़ लिया था, जिसकी वजह से उसका मैजिक नॉलेज किसी ग्रेट मास्टर से भी ज्यादा था। लेकिन उसके पिता उसे अभी भी एक नकारा समझता था, क्योंकि इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी डूवी में अभी भी कोई भी टैलेंट नहीं था। इसलिए उसके पिता उसे खुद से दूर एक दूसरे होम टाउन में भेजते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें वहीं रहकर वहाँ पे हमारे खेतों की सुरक्षा करनी होगी, जिसके लिए डूवी भी खुशी खुशी मान गया था, और वो अपने पिता को ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था। और ये बात किंग को भी बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि उस बेटे ने अपने हक के लिए बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई थी। वहीं वहाँ से जाते हुए डूवी की मुलाकात अपने छोटे भाई से होती है, और डूवी यहाँ पे अपने छोटे भाई को माँ का ख्याल रखने का कहकर अपने लोगों के साथ उसी होम टाउन की तरफ निकल गया था। लेकिन वो टाउन बहुत ही ज्यादा दूर था, इसलिए उन्हें वहाँ जाते हुए काफी सारा टाइम लगने वाला था। और अब क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा था, इसलिए वो लोग वो रात पास के एक टाउन जिमू टाउन में गुजारने का सोचते हैं। और जिमू टाउन रियल में डाकू और लुटेरों का एक टाउन था। और जब वो लोग एक शाही सवारी को अपने टाउन में आते हुए देखते हैं तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और वो अपने मन ही मन में उसे लूटने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये शाही लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ और कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लूट पाना भी आसान होता है। उसके बाद डूवी रात गुजारने के लिए एक बार में जाता है, जहाँ डूवी को देखकर धीरे धीरे वहाँ के लोग उसे पहचानने भी लगे थे, और वो सभी लोग काफी अजीब नजरों से डूवी को देखने लगे थे। और तभी वहाँ पे बैठा एक पर्सन अपने साथ वाले लोगों को बताता है कि ये तो यंग मास्टर डूवी है, जिसके अंदर बचपन से ही कोई भी टैलेंट नहीं है, और इसके टैलेंटलेस होने की वजह से इसके पिता ने इसे खुद से दूर अपने दूसरे होम टाउन की तरफ भेज दिया है, ताकि ये वहाँ पे अपने खेतों की सुरक्षा कर सके। उन लोगों की ये बातें सुनकर मैडी को बहुत ही
ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उन्हें कुछ कह पाता उससे पहले ही डूवी ने उसे रोक दिया था, क्योंकि डूवी को अब ऐसी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और तभी वहाँ पे लुटेरों की एक गैंग आती है जिसके लीडर रोलैंड नाम की एक लड़की थी और उसके बाकी दोनों साथियों में से एक मार्शल आर्ट कल्टीवेटर था और दूसरा मैजिशियन था। और वो गंजा जो कि मार्शल आर्ट कल्टीवेटर था वो गुस्से से वहाँ पे बैठे हुए लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और तभी डूवी की नजर उस मैजिशियन के ऊपर पड़ती है जिसने एक सिल्वर कलर का बैज पहन रखा था, जिसका मतलब था कि वो लेवल 1 का मैजिशियन है। और तभी रोलैंड डूवी के पास आकर उसे कहते हैं कि तुम किसी रॉयल फैमिली के यंग मास्टर लग रहे हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारा सामना हमारी गैंग के साथ हो गया है। इसलिए अब अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो। लेकिन डूवी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कुछ भी नहीं देता, जो देखकर रोलैंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़े होते हुए गुस्से से डूवी से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की। और रोलैंड को इस तरह से खड़े होते हुए देखकर डूवी की नजर उसकी लेग्स के ऊपर पड़ती है, जो देखकर डूवी उससे कहता है कि तुम्हारी लेग्स तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर तुम यहाँ पे मेरे लिए डांस करो तो हो सकता है मैं तुम्हें कुछ गोल्ड कॉइंस दे भी दूं। डूवी की ये बात सुनकर रोलैंड को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने आगे बढ़ते हुए डूवी के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन डूवी के गार्ड्स ने बीच में आकर उसे रोक दिया था, जो देखकर रोलैंड उसके गार्ड्स को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। और तभी दो गार्ड्स ने आगे बढ़ते हुए एक साथ रोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे रोलैंड बहुत ही मुश्किल से रोक रही थी। लेकिन तभी उसके आर्मर से रेड लाइट चमकने लगती है, जिसकी वजह से रोलैंड की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उसने उन दोनों गार्ड्स को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था। और उसके बाद तो रोलैंड वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी और वो एक एक करके सभी गार्ड्स को हराई जा रही थी। और डूवी जो ये सब काफी गौर से देख रहा था और रोलैंड के मैजिक आर्मर को देखते हुए कहता है ओ तो इस लड़की के पास एक मैजिक आर्मर भी है। अपने गार्ड्स को इस तरह से आते हुए देखकर मैडी अपने बाहर वाले गार्ड्स को भी अंदर बुलाता है, जिन्हें वो गंजा कल्टीवेटर वहीं दरवाजे के ऊपर ही पीटने लगा था। और उन सभी गार्ड्स को एक साथ हराने की वजह से वो गंजा कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुशी से वहीं पे वाइन पीने लगा था, जिसके बाद उसने अपने वाइन का गिलास वहीं पे तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे खड़े घोड़े ने आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए उसे एक किक मार दी थी, जिसकी वजह से वो गंजा कल्टीवेटर वहाँ से उड़ते हुए पीछे जा गिरा था और उसका खेल वहीं पे खत्म हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रोलैंड के आर्मर की लाइट एक बार फिर से चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी पावर एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो एक बार फिर से उन सभी गार्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगी थी। लेकिन वो गार्ड्स तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन सभी ने रोलैंड के ऊपर अटैक करते हुए उसे हरा दिया था। और जैसे ही वो लोग रोलैंड को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है मैजिशियन की, जिसने आगे बढ़ रहे सभी गार्ड्स के ऊपर मैजिक स्पेल करते हुए उन्हें स्लो कर दिया था। और उसके बाद वो एक फॉर्मेशन बनाते हुए बाकी गार्ड्स के ऊपर भी मैजिक बॉल से अटैक करने लगा था, जो देखकर डूवी अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी से इसे रोको, इसे स्पेल मत पढ़ने देना। लेकिन वो मैजिशियन बिना स्पेल पढ़े ही उन गार्ड्स के ऊपर अपनी मैजिक बॉल से अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी गार्ड उस मैजिशियन के करीब भी नहीं जा पा रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर डूवी ने खुद ही पीछे से उस मैजिशियन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो मैजिशियन भी डूवी के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसने डूवी को गर्दन से पकड़ते हुए उसकी गर्दन दबाने लगा था। लेकिन तभी पीछे से मैडी ने उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर दिया था, जिसके बाद डूवी के गार्ड्स ने आगे बढ़ते हुए उस मैजिशियन को बांध दिया था। और उसके बाद उन लोगों की पूछताछ शुरू होती है, जो देखकर वो मैजिशियन गुस्से से डूवी से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो हमारा मैजिशियन गिल्ड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पे डूवी उससे कहता है कि अगर तुम मेरे कुछ सवालों को जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो मेरा पहला सवाल है कि तुम अभी अभी कोई स्पेल बोले बगैर ही मैजिक का यूज कैसे कर पा रहे थे, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस पूरे मैजिकल लैंड में ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है जो बिना स्पेल बोले मैजिक को यूज कर सके। तुम पहले ऐसे पर्सन हो जो बिना स्पेल बोले ही मैजिक का यूज कर सकता है। इसका मतलब है तुमने इसका हल ढूंढ लिया है और मैं तुमसे उसी हल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसे मैजिक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन उस मैजिशियन ने डूवी को कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर दिया था, जो देखकर डूवी ने उस मैजिशियन को डराने के लिए उसके बैज को आग में फेंक दिया था। उसके बाद डूवी जैसे ही रोलैंड के पास जाता है तो रोलैंड वहाँ पे क्यूट सी लड़की बनते हुए डूवी को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन डूवी तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि डूवी का तो पूरा ध्यान उसके आर्मर की तरफ था। जिसके बाद डूवी उसके आर्मर को लेकर उस पे गड़े हुए रुइंस को काफी गौर से देखने लगता है और अपने मैजिक वेपन्स को इस तरह से गौर से देखते हुए पाकर रोलैंड डूवी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे मैजिक वेपन्स इतने ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं तो तुम इन्हें रख सकते हो, बस उस तीर कमान को छोड़कर, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। डूवी जो अभी भी उन मैजिक वेपन्स को काफी गौर से देख रहा था, वो उस तीर को देखते हुए कहता है कि ये तीर कमान तुम्हारी फैमिली की निशानी है, लेकिन तुम जानबूझकर इसका यूज नहीं करती ताकि कोई तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को पहचान ना ले। मैंने ठीक कहा ना? इस पे रोलैंड कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस एक सीधी सादी लड़की हूँ और छोटी मोटी चोरियां करके अपना पेट पालती हूँ। रोलैंड की ये बात सुनकर डूवी ने उसे काफी अजीब नजर से देखते हुए उसे आजाद कर दिया था और वो उसके वेपन्स को उसे वापस देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे इन वेपन्स को देखकर जान गया हूँ कि तुम मूनलाइट फैमिली से बिलोंग करती हो। अब अगर तुम चाहो तो तुम अपने वेपन्स के साथ यहाँ से जा सकती हो और उस गंजे कल्टीवेटर को भी अपने साथ ले जाना, लेकिन मैं तुम्हारे उस मैजिशियन साथी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे मैजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और डूवी को उसे इतनी आसानी से छोड़ते हुए देखकर रोलैंड खुद भी हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मैडी उस मैजिशियन के ऊपर लगातार पानी फेंक रहा था ताकि उस मैजिशियन की मेंटल पावर कम हो जाए और अपने साथ हो रहे इस टॉर्चर को देखकर वो मैजिशियन मैडी से कहता है कि तुम मेरे साथ जो कर रहे हो इसके लिए गॉड तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे और देखना बहुत ही जल्द तुम्हें गॉड की तरफ से बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। जिस पे मैडी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे गॉड से ज्यादा अपने यंग मास्टर से डर लगता है और ये
ये कहकर मैडी उसे दोबारा टॉर्चर करने लगा था। उसके बाद हम दोबारा डूवी को देखते हैं जो रोलेंड से कह रहा था कि मैं जानता हूँ पिछले कुछ सालों में मूनलाइट फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही कॉन्टिनेंट के लोग तुम्हारी फैमिली के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए अब तुम्हारी फैमिली की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है और तुम भी अपना बदला लेने के लिए दर बदर भटक रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अकेले कभी भी अपना बदला नहीं ले पाओगी। तुम्हें अपना बदला लेने के लिए मेरे जैसे किसी पावरफुल पर्सन की जरूरत है जिससे तुमसे ज्यादा मैजिक में इंटरेस्ट है। इसलिए मेरे जैसा पर्सन कभी भी तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाएगा। डूवी की ये सारी बातें सुनकर रोलिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी, इसलिए वो डूवी को कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से चली गई थी। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डूवी और उसके सारे लोग दोबारा अपने सफर की सारी तैयारियां कर चुके थे। लेकिन तभी रोलिन भी वहाँ आ गई थी, जो वहाँ आते ही डूवी से कहती है कि मैंने सुना है कि आप अपनी टीम में कुछ नाइट वॉरियर्स को ले रहे हैं, इसलिए मैं भी आपकी टीम में शामिल होने के लिए यहाँ आई हूँ। और ये कहकर रोलिन वहाँ पे डूवी के सामने झुकते हुए कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूंगी और आपके लिए कुछ भी करूंगी, क्योंकि रोलिन यहाँ पे डूवी की नॉलेज को देखकर ये बात समझ गई थी कि ये लड़का आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। इसलिए उसने सोचा था कि अगर मैं यंग मास्टर के साथ मिल गई तो मैं अपनी मून फैमिली को भी वापस अपने पैरों पे खड़ा कर दूंगी। वहीं डूवी ने भी अपनी बगी से बाहर आते हुए रोलिन को अपने फर्स्ट नाइट वॉरियर का खिताब दे दिया था। अगले सीन में हम डूवी और उसके लोगों को देखते हैं जो अब अपने होम टाउन में पहुंच चुके थे और वहाँ पे एक बटलर उनका स्वागत करता है और वो बटलर यंग मास्टर डूवी का स्वागत करते हुए उससे कहता है, यंग मास्टर लियो फैमिली की रस्म के मुताबिक आज आपको अपनी पहली रात इस कैसल के स्टडी रूम में गुजारनी होगी। और बटलर को इस बात पे इतना ज्यादा जोर देते हुए देखकर डूवी को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो चुपचाप स्टडी रूम में चला गया था और आज रात वो स्टडी रूम में बैठकर सारे अकाउंट्स चेक करने वाला था। लेकिन उन अकाउंट बुक्स को देखकर डूवी को भी एक झटका लगता है, क्योंकि उन अकाउंट बुक्स की वजह से डूवी का पूरा टेबल ही भर गया था। लेकिन वो सर्वेंट्स अभी भी वहाँ पे अकाउंट बुक्स खुलाई जा रहे थे। वहीं डूवी जैसे ही उनमें से एक अकाउंट बुक को खोल कर देखता है तो डूवी को समझ आ गई थी कि ये सभी लोग टैक्सेस में बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे हैं और इस सब में वो बटलर भी शामिल था। जब डूवी उस बटलर से उन टैक्सेस के बारे में पूछता है तो वो बटलर बहाना बनाते हुए वहाँ से भाग गया था, जो देखकर डूवी कहता है कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब मैं एक एक को ठीक कर दूंगा। और इसी तरह डूवी को वो सारे अकाउंट चेक करते करते आधी रात हो गई थी और तभी डूवी को वहाँ पे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। असल में वहाँ पे लगी हुई वो पेंटिंग्स मैजिकल थी और जब डूवी दोबारा उन अकाउंट्स को चेक करने लगता है तो वो पेंटिंग वाला पर्सन दोबारा डूवी की तरफ देखता है, जिसे डूवी ने भी एक स्पून की मदद से देख लिया था। और ये देखकर डूवी उस पेंटिंग वाले पर्सन से कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है, इसलिए अब चुपचाप बता दो कि तुम कौन हो। लेकिन वो पेंटिंग वाला पर्सन डूवी को कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर डूवी कैंडल को उठाकर सीढ़ी लगाते हुए उस पेंटिंग के पास चला गया था उसे जलाने के लिए। ये देखकर वो पेंटिंग वाला बंदा इशारे से डूवी को ऐसा करने के लिए मना करने लगता है, जो देखकर डूवी भी समझ गया था कि ये पेंटिंग वाला बंदा बोल नहीं सकता। लेकिन जैसे ही घड़ी के ऊपर 12 बजते हैं तो वो पर्सन बोलते हुए डूवी को बताता है कि मैं एक मैजिकल क्रिएचर हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात को गौर से सुनना। इस स्टडी रूम में एक ऐसा सीक्रेट रूम मौजूद है जहाँ पे काफी सारे ट्रायल्स रखे हुए हैं, जिनकी मदद से तुम हमारे ऊपर लगी हुई इन सील्स को भी तोड़ सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ट्रायल्स आगे चलकर तुम्हारे भी काफी काम आएंगे, लेकिन अगर तुम समझदार हुए तभी तुम उस सीक्रेट रूम तक जा पाओगे। और ऐसा कहते ही उस पर्सन की आवाज दोबारा वहाँ पे बंद हो गई थी और उस मैजिकल क्रिएचर की ये सारी बातें सुनकर डूवी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मैजिक से रिलेटेड चीजें डूवी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। और यहाँ पे हम जानते हैं कि भले ही डूवी के अंदर कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसका माइंड बहुत ज्यादा तेज था। इसलिए डूवी ने एक ही झटके में उस सीक्रेट रूम को ढूंढ लिया था। और उसके बाद जैसे ही डूवी उस सीक्रेट रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे एक और डोर मिलता है जिसके ऊपर एक मिस्टीरियस पैटर्न लॉक लगा हुआ था। और डूवी उस डोर के ऊपर लगे हुए पैटर्न को काफी गौर से देखने के बाद उसकी मिस्ट्री को भी समझ गया था। लेकिन अगर डूवी यहाँ पे नाकाम हो जाता तो यहाँ पे डूवी की जान भी जा सकती थी। और तभी देखते ही देखते डूवी ने उस डोर की मिस्ट्री को भी सोल्व कर लिया था। और ऐसा होते ही डूवी जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे एक ट्यूनल ओपन होती है, जिसमें स्लाइड करता हुआ डूवी उसी सीक्रेट रूम में पहुंच गया था, जहाँ पे डूवी को उस रूम के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब चीज दिखती है, जिसपे एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि सिर्फ लियो फैमिली का डिसेंडेंट ही इससे अपने ब्लड से ओपन कर सकता है। ये पढ़ के डूवी ने भी कुछ सोचते हुए अपने ब्लड के एक ड्रॉप को उस अजीब सी दिखने वाली चीज के ऊपर गिरा दिया था। और ऐसा होते ही उस अजीब से दिखने वाली चीज से एक क्रिस्टल बाहर आता है और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक लड़की की स्पिरिट भी अपीयर होती है, जो कि लियो फैमिली के एंसेस्टर थी और उसका नाम शामिल था। और उसने मरने से पहले ये मैसेज अपने आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पे अपनी स्पिरिट के रूप में छुपा रखा था। और वो स्पिरिट डूवी को स्टार मैजिक के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे शुरू से ही स्टार मैजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं उसी के ऊपर ही रिसर्च कर रही थी। लेकिन मेरे मरने से 6 साल पहले मैंने सितारों में एक अजीब से चेंज को देखा और मुझे पूरे 3 साल लगे ये पता लगाने में कि वो सितारे गिरने के बाद कहाँ जाते हैं। वो सितारे गिरते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स की टिप्स के ऊपर जाके गिरते थे। और इस रिसर्च के बाद फाइनली उस गिरते हुए सितारे का एक टुकड़ा मेरे हाथ में लगा, जो कि देखने से बिल्कुल एक नॉर्मल स्टोन की तरह लग रहा था। जहाँ पे वो गिरा था वहाँ की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय होकर वैलीज में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। उसके बाद वो स्पिरिट डूवी को बताते हैं कि अगर तुम और डिटेल में मेरे स्टार मैजिक को जानना चाहते हो तो इस मंत्र को याद कर लो, ये उन पेंटिंग्स को ओपन करने का स्पेल है। और ये कहते हुए वो स्पिरिट वहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन यहाँ पे डूवी सोच रहा था कि ये सब तो ठीक है, मुझे पता चल गया है कि उन पेंटिंग्स के ऊपर लगी हुई सील को कैसे तोड़ना है, लेकिन मैं ये करूंगा कैसे, क्योंकि मैं तो मैजिक कर ही
ही नहीं सकता। और जब उस पेंटिंग वाले मैजिकल क्रिएचर को ये बात पता चलती है तो वो तो बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन तभी डूवी को वहाँ पे उसी मैजिशियन की याद आती है और उसकी याद आते ही डूवी भागता हुआ उसी मैजिशियन के पास चला गया था। लेकिन वो मैजिशियन अभी भी डूवी को कुछ भी नहीं बता रहा था, जो देखकर डूवी एक हंटर उठाते हुए उसे धमकाने लगता है। जो देखकर वो मैजिशियन भी डरते हुए डूवी को बताता है कि वैसे तो मैं एक लो लेवल का मैजिशियन हूँ, इसलिए मैं ज्यादा एलिमेंट्री मैजिक का यूज नहीं कर सकता था। लेकिन इस दौरान मैंने एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया जिसकी मदद से मैं बिना मैजिक का यूज किए सिर्फ पोशन का यूज करके हर तरह के एलिमेंट्री मैजिक का यूज कर सकता था। और इस मेथड को सीखने के लिए मुझे पूरे 20 साल लग गए। और ये कहकर वो मैजिशियन डूवी को वही पोशन दिखाता है जिसकी मदद से वो एलिमेंट्री मैजिक किया करता था। उस पोशन को देखकर डूवी उससे पूछता है कि इसे यूज कैसे करते हैं, जिसपे वो मैजिशियन डूवी को बताता है कि आपको बस अपनी थोड़ी सी मेंटल पावर को इस पोशन के अंदर डालना है। ये देखकर डूवी भी उस मेथड को ट्राई करने का सोचता है। और जैसे ही डूवी उस फायर एलिमेंट्री वाले पोशन को देखता है तो वो बिल्कुल एक फायर बीस्ट की तरह लग रहा था। और जैसे ही डूवी उस पोशन के अंदर अपनी थोड़ी सी मैजिक पावर डालता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। क्योंकि भले ही डूवी के अंदर कोई भी मैजिक स्पिरिट नहीं थी, लेकिन उसकी मेंटल पावर दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए उसकी सिर्फ थोड़ी सी मेंटल पावर की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी चपेट में उस मैजिशियन के साथ साथ खुद डूवी भी आ गया था। और उस ब्लास्ट की आवाज सुनकर जैसे ही रोलिन अंदर आकर चेक करती है तो वहाँ पे डूवी मैजिक यूज कर पाने की वजह से इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो वहाँ पे पागलों की तरह हंस रहा था। और उसके बाद डूवी रोलिन को उस मैजिशियन से मिलवाते हुए कहता है कि इससे मिलो, ये आज से मेरा पर्सनल मैजिक टीचर है। वहीं वो मैजिशियन भी खुशी खुशी इसके लिए मान गया था। और वो डूवी से कहता है लेकिन एक बार मुझे साउथ की तरफ जाना होगा क्योंकि मेरी लेबोरेटरी वहीं पे है और मेरा सारा सामान भी वहीं पे रखा हुआ है। जिस पे डूवी खुश होते हुए कहता है ओके ओके, तुम अकेले क्या, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से साउथ की तरफ जाते हैं, जहाँ जाते ही डूवी को रॉबर्ट नाम के एक सोल्जर से पता चलता है कि साउथ की सिटी में हाल ही में किसी मॉन्स्टर को देखा गया है, इसलिए उस सिटी के सभी गार्ड पूरी सिटी में पहरा दे रहे थे। ये पता चलते ही डूवी भी उन लोगों का साथ देने का सोचता है और वो उन गार्ड्स और रोलन के साथ वहाँ से उसी माउंटेन की तरफ निकल गया था जहाँ पे आखिरी बार उस मॉन्स्टर को देखा गया था। लेकिन उन्हें वहाँ पे सुबह से दोपहर हो जाती है पर वहाँ पे उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहाँ पे अब बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए थे कि तभी अचानक ही उन्हें वहाँ पे एक मॉन्स्टर के रोर करने की आवाज सुनाई देती है, जो देखकर सभी सोल्जर्स ने आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। और देखते ही देखते रॉबर्ट ने उस मॉन्स्टर के ऊपर फाइनल अटैक करते हुए उसे मार दिया था। और उस मॉन्स्टर के मरते ही वहाँ पे उसकी बॉडी भी धीरे धीरे डिसअपीयर हो गई थी। लेकिन अभी वो लोग उस मॉन्स्टर को हराकर खुश हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पे ग्रिफिन्स के ग्रुप ने आते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन रॉबर्ट यहाँ पे काफी बहादुरी से उन ग्रिफिन्स का सामना कर रहा था। पर रॉबर्ट के साथ साथ डूवी को बचाने की खातिर रोलिन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, जो देखकर अब डूवी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने उसी पोशन का यूज करते हुए उन ग्रिफिन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन पोशंस की मदद से डूवी सिर्फ 2 ही अटैक्स कर पाया था, जो देखकर रॉबर्ट जो कि अब बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था वो रोलिन से कहता है कि तुम जल्दी से यंग मास्टर को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जिस पे रोलिन उससे कहती है कि तुम यंग मास्टर को अपने साथ ले जाओ, मैं तब तक यहीं पे रुककर इन ग्रिफिन्स का सामना करती हूँ। और ये कहकर रोलिन आगे बढ़ती है और उसने अपने ब्लड का यूज करके वहाँ पे एक मेडिकल शील्ड बना दी थी, जिसकी वजह से जो भी ग्रिफिन उस शील्ड के साथ टकरा रहा था वो वही उस शील्ड के साथ टकरा कर मारा जा रहा था। जो देखकर रोलिन एक बार फिर से उन सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहने लगती है, क्योंकि ये मैजिक तब तक ही काम करने वाला था जब तक रोलिन की बॉडी के अंदर ब्लड बचा हुआ था। और अब रोलिन को इस तरह से उसके लिए खुद का सेक्रीफाइस करते हुए देखकर डूवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माइंड की पावर का यूज करके कुछ सोचने लगा था कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये ग्रिफिन्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और वहाँ पे सोचते सोचते डूवी को समझ आ गई थी कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए डूवी ने आगे बढ़ते हुए रोलिन को रोककर उसके हाथ के ऊपर पट्टी बांध दी थी, जिसकी वजह से उसकी शील्ड भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उसके बाद जैसे ही एक ग्रिफिन डूवी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो रॉबर्ट ने डूवी को बचाने के लिए उसके सामने आकर उस ग्रिफिन को मार दिया था। लेकिन इसी बीच डूवी ने भी अपने डैगर से रॉबर्ट के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को एक झटका लगता है। लेकिन वो लोग को समझ पाते उससे पहले वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जिसके बाद डूवी उन सबको बताता है कि रियल में ये सब बस एक इल्यूजन था जिसका सोर्स रॉबर्ट था, इसीलिए मुझे इस इल्यूजन को खत्म करने के लिए रॉबर्ट को मारना पड़ा था। और उसके बाद डूवी पास में ही बने हुए एक पेड़ पे किक मारते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इसी के अंदर हो, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से बाहर आ जाओ। डूवी के ऐसा कहते ही उस पेड़ के अंदर से एक बहुत ही क्यूट सा मोस्टर बाहर आता है। और ये मोस्टर बस देखने में ही क्यूट था, इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये लोगों को अपने सबसे बड़े डर के इल्यूजन में फंसा देता था। और तभी वो मैजिशियन उस मोस्टर के हॉर्न्स को देखते हुए डूवी को बताता है कि इसके ये दोनों हॉर्न्स बहुत ही ज्यादा खास है, जो कि हजारों साल पहले इस वर्ल्ड से खत्म हो गए थे। अगर हम इन हॉर्न्स का यूज करते हुए पोशन बनाएं तो उसकी मदद से हम किसी भी तरह के इल्यूजन से बच सकते हैं। अपने मैजिशियन साल्टा की ये बात सुनकर डूवी ने भी उसके हॉर्न्स को बाहर निकालने के लिए अपने डैगर को बाहर निकाल लिया था। लेकिन डूवी उसके हॉर्न्स को बाहर निकाल पाता उससे पहले वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रीन एनर्जी रिलीज होने लगती है। और देखते ही देखते उस मोस्टर ने एक मैजिशियन लड़की का रूप ले लिया था, जिसके पास एक हेवनली बैच भी था, जो देखकर डूवी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि आज वो अपनी लाइफ में पहली बार एक हाई ग्रेड के मैजिशियन से मिलने वाला था। वहीं वो मैजिशियन जैसे ही उस ग्रीन लाइट से बाहर आती है तो वो एक पत्थर के साथ टकराकर वहीं पे गिर गई थी, जो देखकर वो सभी लोगों से बेवकूफ समझने लगे थे। और तभी रॉबर्ट उस मैजिशियन लड़की से पूछता है कि कौन हो तुम और तुम कहाँ से आई हो, जिसपे वो मैजिशियन लड़की उन्हें बताती है
कि मैं यहाँ पे मैजिक सोसाइटी से आई हूँ। जिसपे डूवी एक्साइटेड होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारा मैजिक लेवल क्या है, जिसपे वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए डूवी को बताती है कि मेरा मैजिक लेवल 888 है। अब ये सुनकर तो डूवी के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ या नहीं इसके बारे में भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पे उस लिटिल मोस्टर को बचाने के लिए एक मैजिशियन लड़की आती है, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां रॉबर्ट के पूछने पर वो लड़की अपना नाम विवियान यंग बताती है। और विवियान बेचारी बहुत ही ज्यादा सीधी लड़की थी, वो बोलते हुए थोड़ा सा अकलाती भी थी। इसलिए जब उसने खुद को लेवल 8 का मैजिशियन बताया था तो सभी को लगा था कि उसने 888 बोला है। और तभी विवियान उसी लिटिल मोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैं इसे यहाँ से वापस ले जाने के लिए आई हूँ। असल में ये लिटिल मोस्टर मेरे टीचर का पेट है, जो कि गलती से मुझसे खो गया था। तो क्या प्लीज अब आप इसे मुझे वापस दे सकते हैं। ये सारी बातें विवियान बहुत ही इनोसेंट वे में बोल रही थी। इवन वो डूवी के सामने झुकते हुए उससे रिक्वेस्ट भी करती है। इवन विवियान इतनी ज्यादा क्यूट थी कि एक पल के लिए डूवी भी उसकी क्यूटनेस में खो गया था। लेकिन डूवी खुद पे कंट्रोल करते हुए खुद से कहता है, नहीं मुझे इस सिचुएशन में शांत रहना चाहिए, क्योंकि इस लड़की की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बस क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही है। लेकिन अगर ये वाकई इतनी ज्यादा क्यूट और सीधी है तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। और ये कहकर डूवी आगे आते हुए विवियान से कहता है, मिस मैजिशियन तो आप है इस लिटिल हाई ग्रेड के मोस्टर की मास्टर, लेकिन इसका मास्टर होने के बावजूद भी आपको नहीं पता कि अपने मोस्टर को कैसे संभाला जाता है। आप जानती हैं कि आपके इस लिटिल मोस्टर ने यहाँ आकर हमें कितना ज्यादा परेशान किया है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या आप इसकी जिम्मेदार हैं? जिसपे विवियान थोड़ा डरते हुए कहती है, हाँ पर आप प्लीज इसे माफ कर दें, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जिसपे डूवी उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इस सिंपल सी सॉरी का क्या करूंगा, मेरे यहाँ पे जो बहादुर सिपाहियों का खून बहा है उसका कंपनसेट कौन करेगा। जिसपे विवियान डूवी से कहती है कि क्या मैं आपको कंपनसेट के तौर पर कुछ दे सकती हूँ। जिसपे डूवी उससे कहता है, ये तो तुम्हारी दी हुई चीज को देख के पता चलेगा कि वो कंपनसेशन के लायक है या नहीं। डूवी की ये बात सुनकर विवियान अपनी एक बुक से अपने स्पेस बैग को बाहर निकालते हुए कहती है, मेरे पास एक वाटर स्टोन है, अगर आप चाहें तो मैं उसे आपको दे सकती हूँ। और ये कहकर विवियान अपने स्पेस बैग से अपने वाटर मैजिक स्टोन को बाहर निकालती है, जिसे देखकर साल्टा बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और वो एक्साइटेड होते हुए मास्टर डूवी को बताता है, मास्टर ये वाटर स्टोन किसी की भी वाटर मैजिक पावर को काफी हद तक इनहेंस कर सकता है। और ये कहकर साल्टा उस स्टोन को उठा पाता उससे पहले ही डूवी ने उसे रोक दिया था। और डूवी खुद उस स्टोन को उठाते हुए विवियान से कहता है, क्या तुम मेरे सिपाहियों के बहाए हुए खून के बदले में बस ये एक ही वाटर स्टोन दे रही हो? क्या ये छोटी सी चीज मेरे सिपाहियों के बहाए हुए खून के बराबर है? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये स्टोन तो बस मिड ग्रेड का ट्रायल है। और ये कहकर डूवी ने वो वाटर मैजिक स्टोन साल्टा को दे दिया था। डूवी की ये बात सुनकर विवियान अपने स्पेस बैग से एक फायर बीड को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि ये फायर बीड है जिसे मैंने खुद बनाया है। जिसे देखकर साल्टा की आंखें एक बार फिर से चमक गई थी, और उसने आगे बढ़ते हुए काफी तेजी से उस फायर बीड को उठा लिया था। लेकिन डूवी तो यहाँ पे अभी भी नहीं रुक रहा था, और वो विवियान से कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी उस फीमेल नाइट का क्या, जो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुई है। डूवी की ये बात सुनकर विवियान फिर से कुछ स्टोन निकालकर साल्टा को देने लगती है। और यहाँ पे डूवी विवियान के भोलेपन का पूरा फायदा उठा रहा था, और वो विवियान को अपनी बातों में फंसाते हुए उससे एक एक करके उसके सारे ट्रायल्स लिए जा रहा था। इवन विवियान ने अपने स्पेस बैग से कुछ मैजिक स्क्रॉल्स निकालकर वो भी साल्टा को दे दिए थे, जो देखकर तो साल्टा इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो खुश होते हुए कहता है कि ये सारे ट्रायल्स तो मेरी पूरी लाइफ के लिए काफी हैं। और ये कहकर साल्टा उन सारे ट्रायल्स को लेकर वहाँ से पीछे चला गया था, जो देखकर डूवी खुद आगे आकर विवियान को काफी गौर से देखने लगता है। जिसपे विवियान दोबारा बहुत ही क्यूट लहजे में डूवी से कहती है कि मेरे पास जो कुछ था वो सब मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन डूवी तो यहाँ पे अभी भी उसका फायदा उठाना चाहता था, जो देखकर साल्टा के साथ साथ वहाँ पे मौजूद बाकी सभी सोल्जर्स भी अपने मन में कहते हैं कि हमारे लिटिल यंग मास्टर तो बिल्कुल एक डेविल है। और तभी डूवी विवियान से कहता है, डियर मैजिशियन, आपने मेरे लोगों को जो ये चीजें दी है, मुझे लगता है मेरे लोग उससे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं। जिसपे विवियान खुश होते हुए कहते हैं, तो क्या अब आप मुझे मेरा पेट वापस दे सकते हैं? जिसपे डूवी उसे कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर उसके लिए मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। जिसपे विवियान उसे कहते हैं, पर अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसपे डूवी उसे कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ट्रायल्स नहीं चाहिए, मुझे पर्सनली मैजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए क्या आप मुझे मैजिक सीखने के लिए कुछ स्पेल्स दे सकती हैं, या कोई ऐसी छोटी मोटी गाइडेंस जैसे मैं भी मैजिक सीख जाऊं। और ये कहते हुए डूवी विवियान के काफी करीब आ चुका था, जिसकी वजह से विवियान बेचारी वैसे ही घबरा गई थी। और तभी डूवी उसे कहता है कि अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहती तो आप बस मुझे अपने कुछ एडवांस लेवल के मैजिक स्पेल्स बता दें। डूवी की ये बात सुनकर साल्टा को भी एक झटका लगता है, और वो हैरान होते हुए कहता है कि मैजिक स्पेल एक म्यूजिशियन की लाइफ की तरह होते हैं, जिन्हें वो किसी को भी नहीं दे सकता। और ये कहकर साल्टा अपने मन में कहता है कि हमारे यंग मास्टर की बुक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, वो ऑलरेडी उस लड़की से कितना कुछ ले चुके हैं, और उसके बावजूद भी अब उस मासूम लड़की से एडवांस मैजिक स्पेल्स की मांग कर रहे हैं। डूवी की ये बात सुनकर विवियान को भी एक झटका लगता है, और वो हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं अपने मैजिकल स्पेल्स किसी दूसरे को नहीं बता सकती। जिसपे डूवी आगे आते हुए उससे कहते हैं, पर क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि अपने पेट को कहीं भी ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देते? तुमने इस रूल को भी तो ब्रेक किया है ना।
ना, और वैसे भी हमने एक तरह से तुम्हारे इस लिटिल मॉन्स्टर को पकड़ने में तुम्हारी मदद की है, जिसमें हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो क्या इसके कंपनसेशन में तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे? यहाँ पे डूवी ने बेचारी विवियन को एक बार फिर से अपनी बातों में फंसा लिया था। डूवी की ये बातें सुनकर विवियन अपने मन में गॉड और टीचर को याद करते हुए कहती है, टीचर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये लड़का जो कह रहा है वो वाकई सच है, मुझे इसे कंपनसेशन के तौर पर कुछ न कुछ तो देना ही होगा। और ये सोचकर विवियन भी डूवी को मैजिक स्पेल सिखाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो डूवी से कहती है कि मैं बस तुम्हें सिर्फ एक ही मैजिक स्पेल सिखाऊंगी। और यहाँ पे डूवी एक बार फिर से विवियन के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि 10 मैजिक स्पेल्स, जिसपे विवियन उसे कहती है नहीं मैंने बस एक ही मैजिक स्पेल की बात की है, जिसपे डूवी उसे कहते हैं पर एक मैजिक स्पेल तो कंपनसेशन के तौर पर काफी नहीं है, पर अगर तुम मुझे मैजिक स्पेल नहीं सिखाना चाहती तो तुम मुझे इसके बदले में 6 और कोई मैजिक ट्रायल्स दे दो। डूवी की ये बात सुनकर विवियन अपने मन में कहती है कि मैजिक सोसाइटी के बाद सभी लोग ऐसे ही ड्रामने होते हैं, और ये कहकर विवियन खुद से ही कहती है कि मुझे लगता है अब मुझे जल्द से जल्द इस मैटर को सोल्व करके वापस जाना होगा, और जब मैं एक बार वापस मैजिकल सोसाइटी चली जाऊंगी उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे कभी भी वापस नहीं आऊंगी। और ये सोचकर विवियन डूवी से कहती है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे अभी इसको सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जिसपे डूवी उससे कहता है ओके ओके कोई बात नहीं, और वैसे भी अब यहाँ पे रात हो गई है, जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए अब तुम अपने मॉन्स्टर को लेकर वापस जा सकती हो, और वहाँ जाके अच्छे से सोचने के बाद वापस मेरे पास आ जाना मुझे वो मैजिक स्पेल सिखाने के लिए। वहीं विवियन जो अपने मॉन्स्टर को वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, वो डूवी से कहती है ओके मैं जल्दी वापस आऊंगी, और ये कहकर वो बेचारी उल्टा डूवी का ही शुक्रिया अदा करती है, जो सुनकर डूवी अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ है। लेकिन अभी वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन पे आइस वाटर से अटैक होता है, जो देखकर विवियन ने डूवी के सामने आते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर उसके सामने शील्ड बना दी थी। इस तरह डूवी और विवियन तो किसी तरह इस अटैक से बच गए थे, लेकिन बाकी सभी लोग उस आइस वाटर की चपेट में आकर वहाँ पे आइस में जम गए थे। इवन रॉबर्ट भी इस अटैक से नहीं बच पाया था और वो भी बर्फ में जम गया था। वहीं विवियन को इस तरह बिना स्पेल बोले ही मैजिक का यूज करते हुए डूवी थोड़ा हैरान हो गया था, और वो अपने मन में कहता है कि भले ये लड़की बहुत ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन उसी के साथ साथ ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। और तभी वहाँ पे विवियन की एल्डर सिस्टर आते हुए उससे कहती है, विवियन मेरी प्यारी छोटी बहन, जल्दी से अपने उस लिटिल मॉन्स्टर को मेरे हवाले कर दो। अपनी बहन को वहाँ देखकर विवियन खुश होते हुए कहती है, एल्डर सिस्टर क्या वाकई ये आप हो? वहीं डूवी की नजर जैसे ही विवियन की सिस्टर के ऊपर पड़ती है तो डूवी हैरान होते हुए खुद से ही कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बिल्कुल हमारी सिस्टर शैमिल की तरह लग रही है। वहीं साल्टा विवियन की सिस्टर को देखकर लो एक और ग्रेट मैजिशियन आ गई। वहीं रॉबर्ट किसी तरह अपनी बर्फ को तोड़ते हुए डूवी के सामने आकर उस मैजिशियन से कहता है, मैं रॉबर्ट हूँ, लियो फैमिली का नाइट। और ये कहकर वो उस मैजिशियन लड़की से कहता है, मिस मैजिशियन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है? रॉबर्ट की ये बात सुनकर वो मैजिशियन लड़की अपने छोटे छोटे आइसी अटैक्स को क्रिएट करते हुए रॉबर्ट से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लियोलिन फैमिली का नाम सुनकर डर जाऊंगी? और ये कहते हुए उसने रॉबर्ट के ऊपर आइसी स्पाइक से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से रॉबर्ट वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। जो देखकर विवियन अपनी सिस्टर से कहती है, सिस्टर प्लीज आप मासूम लोगों को हर्ट ना करो। जिसपे उसकी बहन उससे कहती है, तो फिर जल्दी से अपना वो मॉन्स्टर मेरे हवाले कर दो, मैं उसके दोनों होंठ लेकर जल्दी से यहाँ से चली जाऊंगी। जिसपे विवियन उससे कहती है, नहीं तुम इसे मार दोगी, और अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो ना मेरे टीचर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जिसपे वो लड़की विवियन के टीचर का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि भले इस वर्ल्ड के सभी लोग उस ओल्ड मैन से डरते होंगे, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, इसलिए अब अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से ये लिटिल मॉन्स्टर मेरे हवाले कर दो। और ये कहकर वो लड़की विवियन से वो लिटिल मॉन्स्टर छीनने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन विवियन भी अपने खास मैजिक स्पेल का यूज करते हुए लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर काफी तेजी से उससे बचने लगी थी। और जब काफी कोशिश के बावजूद भी वो लड़की विवियन को नहीं पकड़ पाती तो वो वहीं पे रुकते हुए विवियन से कहती है, तुम तो जेड मूविंग स्किल में एक्सपर्ट हो गई हो, पर तुम्हारी जैसे एक इनोसेंट लड़की जो दूसरों को कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, वो इन लोगों को यहाँ पे खतरे में डालकर कैसे भाग सकती है? अपनी बहन की ये बात सुनकर विवियन अपनी सिस्टर से कहती है, सिस्टर प्लीज ये सब मत करें, आप मुझे अपने ऊपर अटैक करने के लिए मजबूर कर रही हैं। जिसपे वो लड़की विवियन से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, लेकिन तुम मेरे गुस्से को देखकर रोने मत लग जाना। और ये कहकर वो लड़की अपने अल्टीमेट मैजिक स्पेल का यूज करके वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बनाती है, जो देखकर विवियन अपनी सिस्टर से कहती है, सिस्टर प्लीज रुक जाइए, आप अपना ये मैजिक यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। जिसपे वो लड़की विवियन से कहती है कि ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इस वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी उसकी फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा आइस स्टोन बाहर आता है, जिसके अंदर एक ड्रैगन जमा हुआ था। ये देखकर विवियन डूवी को जल्दी से वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन विवियन की ये बात सुनकर डूवी वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही उस लड़की ने अपने मैजिक का यूज करते हुए डूवी को अपने मैजिक में ट्रैप करके उसे भी अपने पास बुला लिया था। और विवियन को इस तरह से डूवी की फिक्र करते हुए देखकर वो लड़की विवियन से कहती है, माय लिटिल सिस्टर विवियन क्या ये छोटा सा लड़का तुम्हारा लवर है? और ये कहकर वो डूवी को अपने पास बुलाते हुए कहती है, नाइस, तुम्हारी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, तुमने लियोलिन फैमिली के यंग मास्टर को अपने लिए पसंद किया है, तुम वाकई इसे डिजर्व करती हो। और ये कहकर वो लड़की गुस्से से विवियन को धमकी देते हुए कहती है, विवियन मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से वो लिटिल मॉन्स्टर मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे इस लवर को अपने मॉन्स्टर पेट को खिला दूंगी। उस लड़की की ये बात सुनकर डूवी उससे कहता है, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, लेकिन असल में मैं पिछले कुछ दिनों से नहाया नहीं हूँ, इसलिए मुझे डर है कि अगर तुम्हारे मॉन्स्टर ने मुझे
जो खाया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। जिस पे वो लड़की गुस्से से डूवी से कहती है शट अप, अपनी बकवास बंद करो। वहीं विवियान रोते हुए अपने सिस्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है सिस्टर प्लीज आप इसे छोड़ दो। जिस पे वो लड़की विवियान से कहती है कि अगर तुम्हें इस लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम अपना वो लिटिल मोस्टर मेरे हवाले क्यों नहीं कर देती। यहाँ पे बेचारी विवियान बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो अपने लिटिल मोस्टर के साथ साथ डूवी को भी बचाना चाहती थी और विवियान को इस तरह से चुप देखकर उस लड़की ने डूवी को उस मोस्टर के सामने कर दिया था। और जब डूवी उस बड़े से आइस स्टोन को देखता है तो वो भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इस आइस स्टोन में कौन सा मोस्टर है। जिस पे वो लड़की अपनी ड्रैगन बांसुरी को बाहर निकालते हुए कहती है लियो फैमिली की यंग मास्टर गौर से देखना, मे बी आज तुम अपनी लाइफ में रियल ड्रैगन को पहली और आखिरी बार देखने वाले हो। और ये कहकर उस लड़की ने अपनी बांसुरी को बजाते हुए अपने ड्रैगन को उस आइस स्टोन से आजाद कर दिया था। अपने सामने एक ड्रैगन को देखकर को डूवी भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वहीं विवियान डूवी को देखते हुए कहती है नहीं मैं इसे ऐसे ही नहीं मरने दे सकती। और ये कहकर विवियान भी अपनी मैजिकल स्टिक को बाहर निकालती है जिसकी मदद से उसने एक टेलीपोर्टिंग मैजिक स्पेल का यूज करते हुए डूवी अपनी सिस्टर और उस ड्रैगन को लेकर वहाँ से गायब हो गई थी ताकि यहाँ पे उनकी फाइट की वजह से कोई बेगुनाह न मारा जाए। वहीं रोलिन अपने मास्टर को बचाने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ती है लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि विवियान उनको लेकर वहाँ से चली गई थी, जो देखकर सभी को यंग मास्टर डूवी की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। और रॉबर्ट ने खड़े होते हुए अपने सभी लोगों को वहाँ पे चारों तरफ यंग मास्टर डूवी को ढूंढने का आदेश दे दिया था। और उसी के साथ उसने उस गंजे कल्टीवेटर को भी कैसल में जाकर ये बात बताने के लिए कह दिया था, जिसपे वो गंजा कल्टीवेटर भी हमें अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ विवियान उन्हें लेकर माउंटेन के ऊपर आ गई थी, जो देखकर उसकी बहन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है माय सिली सिस्टर तुम वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। तुमने उन लोगों को बचाने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया जिसकी वजह से तुमने अपनी बहुत ज्यादा मैजिक पावर का यूज कर लिया है। और अपनी इतनी ज्यादा मैजिक पावर का यूज करने के बाद अब तुम मेरे साथ कैसे फाइट करोगी। अपनी बहन की यह बात सुनकर विवियान अपने लिटिल मोस्टर को डूवी को देते हुए कहती है कि प्लीज मेरे लिए इसका ख्याल रखना। और ये कहकर विवियान वहाँ पे अपने अल्टीमेट मैजिक स्पेल का यूज करने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पे देखते ही देखते एक बहुत बड़ी फायर फॉर्मेशन बन गई थी। और उस फॉर्मेशन से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फ्लेम ड्रैगन बाहर आता है, जो बाहर आते ही वहाँ पे जोर जोर से रोर करने लगा था। और ये देखकर उस लड़की को भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा उस ओल्ड मैन ने इस सिली गर्ल को वाकई ये रेड फ्लेम ड्रैगन दे दिया है। और ये कहकर वो विवियान को धमकी देते हुए कहती है पर कोई बात नहीं, देखना अभी कैसे मेरा आइस ड्रैगन तुम्हारे इस फ्लेम ड्रैगन को अपनी आइस में जमा देता है। और ये कहकर उस लड़की ने अपने आइस ड्रैगन से विवियान के फ्लेम ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन विवियान भी इस अटैक के लिए तैयार थी। उसने भी अपने फ्लेम ड्रैगन से उस आइस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था और वो दोनों ड्रैगन्स एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स करने लगे थे। वहीं डूवी जो इस फाइट को बहुत ही गौर से और मजे लेते हुए देख रहा था, वो उन ड्रैगन्स को देखते हुए कहता है तो ये है इस वर्ल्ड के ड्रैगन, काश आज मेरे पास यहाँ पे मोबाइल होता तो मैं इनकी वीडियो बना लेता। वहीं दूसरी तरफ हमें उन दोनों ड्रैगन्स के दरमियान एक बहुत ही अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, जहाँ वो दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था क्योंकि विवियान ने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके पहले ही अपनी बहुत ज्यादा मैजिक पावर वेस्ट कर दी थी, तो इसलिए वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। जो देखकर डूवी विवियान से कहता है कि अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो बहुत जल्द तुम ये फाइट हार जाओगी, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये लिटिल मोस्टर अपनी बहन को दे देना चाहिए। जिस पे विवियान नाम में अपना सर हिलाती है। जो देखकर डूवी उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, लेकिन विवियान ने इसके लिए भी मना कर दिया था। ये देखकर डूवी कहता है कि ये पागल लड़की तो मेरी कोई भी बात नहीं मान रही, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो ये खुद ही यहाँ पे मर जाएगी, मुझे लगता है मुझे इसे कोई आइडिया देना होगा। और ये कहकर डूवी आगे जाकर विवियान के कान में कुछ बताता है, जो देखकर वो लड़की गुस्से से कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई भी प्लान काम नहीं आने वाला। वहीं विवियान डूवी के बताए हुए आइडिया के मुताबिक अपने रेड फ्लेम ड्रैगन को अपने क्लोज ले आती है। और जैसे ही रेड फ्लेम ड्रैगन उनके क्लोज आता है तो उसने अपने पीछे आ रहे अश ड्रैगन के ऊपर अपनी फाइल से अटैक कर दिया था, जो देखकर उसने भी अपनी आइस से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस मौके का फायदा उठाकर विवियान अपने ड्रैगन के साथ वहाँ से भाग गई थी, लेकिन इस सब में उसका रेड फ्लेम ड्रैगन भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। और उनके ब्लास्ट की वजह से बेंजियम सिटी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे क्योंकि बेंजियम सिटी की अब वो माउंटेन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और ये देखकर वहाँ पे खड़े एक पर्सन अपने गॉड से प्रे करते हुए कहता है गॉड प्लीज यंग मास्टर डूवी की रक्षा करना। और ये कहकर वो पर्सन वहाँ से भागता हुआ कैसल में यह बात बताने के लिए चला गया था। वहीं अपनी बहन को इस तरह से भागते हुए देखकर वो लड़की कहती है ये लड़की तो वाकई बेवकूफ निकली, इसने सिर्फ यहाँ से भागने के लिए अपने रेड फ्लेम ड्रैगन को जख्मी कर लिया। उस लड़के का ये आइडिया वाकई काफी अच्छा था। और ये कहकर वो विवियान को याद करते हुए कहती है पर कोई बात नहीं, जब तुम मुझे अगली बार मिलोगे मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाली, और अब तुम्हारे साथ साथ वो लिटिल यंग मास्टर भी मेरा शिकार है। और ये कहकर वो भी अपने ड्रैगन की मदद से उड़ते हुए वहाँ से चली गई थी। और जब ये बात पैलेस के अंदर किंग रेमंड को पता चलती है तो उन्हें अपने बेटे डूवी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बगैर मेरी इजाजत के साउथ की तरफ जाने की, इस लड़के से कोई एक काम भी ठीक से नहीं होता, ये लड़का मेरी लियोलिन फैमिली के ऊपर एक धब्बा है जो कि हमेशा कोई न कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। और ये कहकर किंग रेमंड गुस्से से अल्फा नाइट से कहते हैं कि जल्दी से ये अनाउंस कर दो कि डूवी अब हमारी लियोलिन फैमिली का सक्सेसर नहीं होने वाला, मेरी लियोलिन फैमिली का अगला सक्सेसर अब मेरा छोटा बेटा बनेगा। किंग
रेमंड की ये बात सुनकर अल्फा भी वहाँ से ये अनाउंस करने के लिए चला गया था। और जैसे ही अल्फा किंग रेमंड के रूम से बाहर आता है तो डूवी की माँ उससे पास आकर उससे पूछती है, अल्फा प्लीज मुझे बताओ, क्या मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? यहाँ पे बेचारी डूवी की माँ को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, जिसपे अल्फा डूवी की माँ को बताता है कि हमें बस इतना ही पता चला है कि यंग मास्टर डूवी को किसी मैजिशियन ने किडनैप कर लिया है। अब वो जिंदा है या मर गया ये अभी तक हमें नहीं पता चला। अल्फा की ये बात सुनकर मैडम को एक झटका लगता है और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह से संभाल लिया था और वो अपने बेटे डूवी को याद करते हुए कहती है, न जाने मेरा मासूम बच्चा किस हालत में होगा। और ये कहकर मैडम अपनी सर्वेंट से कहती है कि जल्दी से पूरे राज्य में अनाउंस करवा दो कि जो भी मेरे बेटे डूवी के बारे में खबर देगा उसे मैं अपनी सारी ज्वेलरीज बेचकर एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी। अपनी लेडी की ये बात सुनकर वो सर्वेंट भी वहाँ से ये अनाउंस करने के लिए चली गई थी। वह डूवी की माँ अभी भी उसे याद करते हुए कह रही थी, डूवी मेरे बच्चे कहाँ हो तुम, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। और ये कहकर डूवी की माँ गॉडेस ऑफ लाइट से प्रे करते हुए कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे की रक्षा करना। वहीं दूसरी तरफ हम डूवी और विवियान को देखते हैं जो उसी ड्रैगन से उड़ते हुए वहाँ से बच के भाग रहे थे, लेकिन अब वो रेड फ्लेम ड्रैगन क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था तो वो वहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता और तभी वो वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिरने लगा था, जिसकी वजह से डूवी और विवियान भी उसके पीछे पीछे नीचे गिरने लगे थे। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नीचे गिरने के बाद डूवी को अब होश आ चुका था और वो उठते हुए वहाँ पे खुद से ही कहता है कि मैं वाकई बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मैं अभी तक भी जिंदा हूँ। और ये कहते हुए उसकी नजर विवियान के ऊपर पड़ती है जो वहाँ पे बैठकर अपने ड्रैगन को हील करने की कोशिश कर रही थी, जो देखकर डूवी विवियान के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिसपे विवियान उसे बताती है कि मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा। ये सुनकर डूवी को भी एक झटका लगता है और वो विवियान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा मैजिक काम नहीं कर रहा, अब हम दोनों इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, विवियान और डूवी विवियान की सिस्टर से बचते हुए भाग रहे थे, लेकिन क्योंकि विवियान का ड्रैगन फाइट में बहुत ज्यादा घायल हो गया था इसलिए वो उड़ते हुए अचानक ही बेहोश होकर वहीं पे गिर गया था और उसके साथ साथ डूवी और विवियान भी उसी जगह पे जाके गिरे थे और वहाँ पे विवियान का मैजिक भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो वहीं पे फंस चुके थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ वो दोनों उस अजीब से आइलैंड पे घूमते हुए एक नदी के पास पहुंच चुके थे और वो दोनों वहीं बैठकर जी भर के पानी पीने लगे थे। और तभी डूवी वहाँ पे अपने शूज को निकालने लगता है, जो देखकर विवियान थोड़ा हैरान होते हुए डूवी से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसपे डूवी अपने जूतों को धोते हुए कहता है कि मैं अच्छी तरह से धो रहा हूँ ताकि बाद में मैं अपने जूतों में पानी को स्टोर कर सकूं। डूवी की ये बात सुनकर विवियान बुरा समूह बनाते हुए कहती है, क्या तुम पानी को अपने शूज में रखोगे, जिसपे डूवी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे बुरा समूह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास पानी को स्टोर करने का बस यही एक रास्ता है और वैसे भी हम ज्यादा देर इस नदी के पास नहीं रह सकते क्योंकि ये जगह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वापस उसी जगह पे जाना होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे जूतों से स्मेल आ रही है तो तुम पानी स्टोर करने के लिए अपने जूते भी इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन डूवी की ये बात सुनने के बावजूद भी विवियान अभी भी वहाँ पे वैसे ही खड़ी थी, जो देखकर डूवी उससे कहता है कि जल्दी करो वरना फिर तुम्हें कल मेरे ही शूज से पानी पीना पड़ेगा। डूवी की ये बात सुनकर विवियान जोर जोर से नाम में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जूतों वाला पानी नहीं पीने वाली। और ये कहकर विवियान को सोचते हुए अपने ही जूतों में पानी स्टोर करने लगी थी और वो अपने जूतों में पानी भरते हुए डूवी से पूछती है, क्या वाकई हमें ये जूतों वाला पानी पीना पड़ेगा, जिसपे डूवी उसे कहता है कि अगर तुम नहीं पीना चाहती तो फिर कल तक का वेट करो, जब तुम्हें प्यास लगेगी तब तुम किसी भी तरह का पानी पियोगी, भले ही वो पानी इससे भी 10 गुना ज्यादा गंदा क्यों ना हो, तुम उसे भी बिना किसी परेशानी के पी जाओगी। और इन बातों के दौरान ही डूवी ने वहाँ पे लटक रही एक पेड़ की टहनी को भी तोड़ लिया था और वो उसकी मदद से अपने जूतों को बांधकर वहाँ से जाने लगा था, जो देखकर विवियान भी जल्दी जल्दी डूवी के पीछे भागने लगती है, लेकिन बिना जूतों के भागते हुए उसके पाँव में कंडा चुभ गया था, जिसकी वजह से वो बेचारी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए वहीं पे बैठ गई थी। ये देखकर डूवी अपने ड्रेस से एक स्ट्रिप को निकालते हुए कहता है कि लड़कियां जहाँ कहीं भी हो वो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर ही देती है। और ये कहकर डूवी ने विवियान के पास जाकर उसके पाँव से वो कंडा निकालते हुए उसके पाँव पे पट्टी कर दी थी। और इस सब में बेचारी विवियान की गाल पूरी तरह से शर्म से लाल हो गए थे। और पट्टी करने के बाद डूवी विवियान को अपने कंधों पे चढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि डूवी अब समझ गया था कि विवियान यहाँ पे और ज्यादा नहीं चल पाएगी। पर विवियान बेचारी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी, जो देखकर डूवी उसे कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि धीरे धीरे अब अंधेरा छा रहा है और अगर इस अंधेरे में यहाँ पे कोई मोस्टर आ गया तो फिर हमें उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। डूवी की ये बात सुनकर विवियान भी कुछ सोचते हुए डूवी की कमर के ऊपर चढ़ गई थी और वो डूवी की कमर के ऊपर चढ़ते हुए डूवी का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन डूवी उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगा था। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद अब बेचारे डूवी की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी और वो विवियान से कहता है, लिटिल सिली गर्ल, हमें पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले पहले वापस तुम्हारे ड्रैगन के पास जाना होगा क्योंकि अभी हम दोनों इस काबिल नहीं है कि हम दोनों खुद को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए अब तुम्हारा वो ड्रैगन ही हमारी प्रोटेक्शन का जरिया है। और ये कहकर डूवी उस आइलैंड के चारों तरफ देखते हुए कहता है कि ये आइलैंड तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, इस आइलैंड में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या
है ये तो बस गॉड ही जानता है। वहीं डूवी जो विवियान को उठाकर चल रहा था, ये देखकर विवियान उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो डूवी को देखते हुए अपने मन में कहती है कि ये इतने लंबे समय से मुझे अपनी बैग पे उठाकर चल रहा है, लेकिन अभी तक भी इसने मुझसे कोई भी शिकायत नहीं की। पर मुझे पता है कि अब ये बहुत ज्यादा थक चुका है, पर उसके बावजूद भी ये मुझे नीचे नहीं उतार रहा। और ये कहकर विवियान डूवी से इम्प्रेस होते हुए कहती है कि ये दिखने में तो बहुत ज्यादा कॉमेडी लगता है, पर अंदर से ये दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये सब सोचते हुए विवियान ने अनजाने में ही डूवी को छू लिया था, जिसपे डूवी तो कोई रिएक्शन नहीं देता। पर विवियान बेचारी शर्म से पूरी तरह से लाल हो गई थी। और थोड़ी दूर जाने के बाद विवियान घबराते हुए डूवी से कहती है कि मेरे शूज वहीं पीछे गिर गए हैं, जिसपे डूवी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वहीं दूसरी तरफ हम विवियान की सिस्टर जोजो को देखते हैं, जो अभी भी अपने ड्रैगन पे उड़ते हुए डूवी और विवियान को ढूंढ रही थी। और वो उन दोनों को ढूंढते हुए उसी आइलैंड के पास आ चुकी थी। और वहाँ पहुंचते जोजो अपने ड्रैगन और कट से कहती है कि जल्दी से इसी आइलैंड की तरफ बढ़ो, मुझे वहाँ से उसी फ्लेम ड्रैगन की स्मेल आ रही है, जिसका मतलब है वो लोग जरूर उसी आइलैंड के ऊपर होंगे। लेकिन वो ड्रैगन जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक ही वो डर के मारे वहीं पे रुक गया था। जो देखकर जोजो भी हैरान होते हुए अपने ड्रैगन से पूछती है कि तुम यहाँ पे किससे डर रहे हो। और अभी जोजो ये सब सोच ही रही थी कि तभी नीचे समंदर से एक बहुत बड़ा मोस्टर बाहर आता है, जिसने बाहर आते ही उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखकर जोजो भी अपने ड्रैगन की आइस पावर का यूज करते हुए उस मोस्टर के ऊपर आइस अटैक करती है। लेकिन वो आइस भी उस मोस्टर को सिर्फ एक पल के लिए ही रोक पाई थी। उसके बाद उस मोस्टर ने उस आइस को तोड़ते हुए दोबारा उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे वो ड्रैगन काफी तेजी से मूव करता हुआ बहुत ही मुश्किल से बच रहा था। और इवन अब उस मोस्टर से बचने के लिए जोजो को अपनी पावर का भी यूज करना पड़ रहा था, पर तब भी वो उस मोस्टर के अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक रही थी। और यहाँ पे जोजो उन मोस्टर्स को चकमा देते हुए वहाँ से भागने में ऑलमोस्ट कामयाब हो ही गई थी। लेकिन उस मोस्टर ने अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे एक शील्ड बनाते हुए जोजो को शील्ड के अंदर ही ट्रैप कर दिया था, जिसकी वजह से जोजो अब वहाँ से अपने ड्रैगन के साथ बाहर भी नहीं जा सकती थी। और देखते ही देखते जोजो का वो आइस ड्रैगन भी उस मोस्टर की चपेट में आ गया था। लेकिन उस ड्रैगन ने मरते हुए भी जोजो को वहाँ से उस मैजिक बैरियर से बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से जोजो की जान तो किसी तरह से बच गई थी। पर इस सब में उसका ड्रैगन उस मोस्टर का शिकार हो गया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे सब कुछ दोबारा शांत हो गया था। वहीं दूसरी तरफ डूवी और विवियान उसी ड्रैगन वाली जगह पे वापस आ चुके थे और उन दोनों ने वहाँ पे लकड़ियां इकट्ठा करते हुए वहाँ पे आग भी लगा दी थी। और डूवी वहाँ पे अपने फायर एलिमेंट्री पोशन को बाहर निकालते हुए कहता है शुक्र है कि मेरा ये फायर एलिमेंट्री पोशन ठीक है, इसकी मदद से डूवी खतरे में एक बार तो अपनी जान बचा ही सकता था। और विवियान डूवी को उस फायर एलिमेंट्री पोशन को देखते हुए कहती है तुम तो वाकई बहुत ज्यादा औसम हो। और अभी विवियान बेचारी ये सब कह ही रही थी कि तभी भूख की वजह से उसके पेट से आवाजें आने लगती हैं। जो देखकर डूवी भी समझ गया था कि विवियान को भूख लगी हुई है, इसलिए वो विवियान के मजे लेते हुए कहता है अब जब तुम्हें भूख लगी है तो क्यों ना हम तुम्हारे इस ड्रैगन के मीट को ग्रिल करें, मैंने सुना ड्रैगन का मीट बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। डूवी की ये बात सुनकर विवियान भागकर अपने ड्रैगन के पास जाते हुए कहती है नहीं नहीं तुम इसे नहीं खा सकते, ये मुझे मेरे टीचर की तरफ से दिया हुआ एक गिफ्ट है। जिसपे डूवी कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे इस लिटिल मोस्टर के बारे में क्या ख्याल है। डूवी की ये बात सुनकर तो वो बेचारा मोस्टर भी डरते हुए विवियान के पीछे छुपने लगा था। और विवियान डूवी को डांटते हुए कहती है कि इसके बारे में तो तुम सोचना भी मत। और अभी विवियान ये सब कह ही रही थी कि तभी डूवी ने खाने के लिए एक पेड़ की टहनी उसकी तरफ फेंक दी थी। और वो विवियान से कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम इसे खा सकती हो, मुझे जंगल में कुछ प्लांट्स मिले थे जो खाने लायक थे, इसलिए मैं उन्हें भी अपने साथ ले आया। और ये कहते हुए डूवी ने अपने खाने के लिए एक फ्रूट भी बाहर निकाल लिया था। जो देखकर बेचारी विवियान हसरत भरी निगाहों से डूवी के उस फ्रूट को देखने लगी थी। जो देखकर डूवी उससे कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं अपना ये फ्रूट तुम्हें किसी भी हालत में नहीं देने वाला। अब यहाँ पे आप लोगों को डूवी किसी विलन से कम नहीं लग रहा होगा, पर इसकी सच्चाई भी आपको आगे चलकर पता चल जाएगी। वहीं विवियान बेचारी भी अपने मन को मारते हुए उसी पेड़ की टहनी को खाने लगी थी। और अभी वो दोनों अपना अपना खाना खा ही रहे थे कि तभी उन दोनों को जंगल के अंदर से बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज आती है, जो सुनकर बेचारा वो फ्लेम ड्रैगन भी डर गया था। और ये उसी वक्त की आवाज थी जब उस मोस्टर ने जोजो के ड्रैगन को खाया था। और उस आवाज को सुनकर वो फ्लेम ड्रैगन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जो देखकर डूवी विवियान से पूछता है कि इसे क्या हो रहा है, जिसपे विवियान डूवी से कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ये उस आवाज को सुनकर डर गया है। और ये कहकर विवियान अपने ड्रैगन को सहलाते हुए उसे तसल्ली देने लगी थी। और विवियान की ये बात सुनकर डूवी भी सोच में पड़ गया था कि आखिर ये कैसी अजीब सी आवाज थी जिसने एक ड्रैगन को भी डरा दिया। मुझे लगता है जरूर इस तरफ कोई खतरा है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाकर देखना होगा कि वहाँ पे क्या खतरा है। और ये सोचकर डूवी उस आवाज का पीछा करते हुए उसी तरफ चला गया था। लेकिन जंगल के उस एरिया में चारों तरफ फूग फैला हुआ था। और डूवी जंगल के उस एरिया को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसी अजीब सी जगह है कि यहाँ इस जगह को फूग ने पूरी तरह से कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जमीन गर्म और खुश्क है। और ये देखकर डूवी सोचते हुए खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है जंगल के इस एरिया में जरूर एक हाई ग्रेड की मैजिक का यूज किया गया है। और ये सोचकर डूवी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आवाज किसी मैजिशियन की थी। और इस बात का पता लगाने के लिए डूवी वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ने लगता है, पर वहाँ पे फॉग इतनी ज्यादा थी कि डूवी को वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा और आगे जाने के बाद डूवी को वहाँ पे जोजो की बॉडी मिलती है, जो कि अभी भी बेहोश वहीं पे गिरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ विवियान जो अभी भी उसी आग के पास बैठी हुई थी, उसका वो लिटिल मोस्टर डूवी के उन फ्रूट्स को देखते हुए खाने की जिद कर रहा था। जो देखकर विवियान अपने लिटिल मोस्टर से कहती है कि हम इसे उसकी इजाजत के बगैर नहीं खा सकते, उसे वापस आने दो, फिर उससे मैं इन फ्रूट्स के बारे में पूछूंगी। और अभी विवियान ये सब कह ही रही थी कि तभी डूवी
डूवी वहाँ पे जोजो को भी उठाकर आ गया था और वहाँ आते हुए डूवी खुद से ही कहते हैं, ओ माय गॉड, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा भारी है, पता नहीं ये क्या खाती है, इसे यहाँ तक लाने में तो मेरी सारी एनर्जी ही खत्म हो गई है। वहीं अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर विवियान को भी अपनी बहन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी और यहाँ पे बेचारी विवियान उसका नाम ले लेकर उसे जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जोजो को अभी भी होश नहीं आ रहा था। वहीं डूवी थोड़ा हैरान होते हुए विवियान से पूछता है कि क्या वाकई तुम इसे बचाना चाहती हो, पर विवियान बेचारी तो वहाँ पे अपनी बहन को लेकर रोने लगी थी, पर उसके बावजूद अभी तक भी जोजो को होश नहीं आ रहा था और विवियान को इस तरह से रोते हुए देखकर अब डूवी से भी बर्दाश्त नहीं होता और उसने आगे बढ़ते हुए जाकर जोजो को एक थप्पड़ मार दिया था और ऐसा होते ही जोजो को भी वहाँ पे होश आ गया था और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डूवी के थप्पड़ की वजह से जोजो को होश आ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जोजो विवियान और डूवी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और वो उसी पल उठते हुए गुस्से से उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पे कैसे आई, और ये कहकर वो डूवी की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर बचा के ले आए हो। और ऐसा कहते ही जोजो को वही पल याद आता है जब उस मोस्टर ने जोजो के ड्रैगन को खा लिया था और अपने ड्रैगन के बारे में सोचकर जोजो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी और वो अपने ड्रैगन का गुस्सा डूवी और विवियान के ऊपर निकालते हुए कहती है कि ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ, अगर तुम लोग मुझसे बचकर नहीं भागते तो मैं तुम लोगों का पीछा ही नहीं करती, और अगर ऐसा होता तो आज मेरा ड्रैगन ऑर्किड बिल्कुल पूरी तरह से ठीक होता, पर अब मैं तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम दोनों का भी वही अंजाम करूंगी जो मेरे ड्रैगन के साथ हुआ है। और ये कहकर जो वहाँ पे अपनी उसी मैजिकल फ्रूट को ढूंढने लगती है, जो देखकर डूवी उसकी मैजिकल फ्रूट को बाहर निकालते हुए कहता है, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे। ये देखकर जो डूवी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, ओ तो तुम एक चोर भी हो, जिसपे डूवी उससे कहता है कि हम लोग दोस्त तो है नहीं, हम तो दुश्मन है, इसलिए मैंने तुम्हारे उठने से पहले ही अपने बचने का इंतजाम कर लिया था। जिसपे जो अपनी सिस्टर विवियान से कहती है, कम ऑन विवियान, क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हें अपने ड्रैगन और मैजिकल फ्रूट के बगैर भी हरा सकती हूँ, तुम तो मुझे तब भी नहीं हरा पाती थी जब हम दोनों बच्चे थे, प्लीज अपने इस बेवकूफ दोस्त को भी इस बारे में बताओ। पर छोड़ो, तुम इसे क्या बताओगे, मैं खुद ही इसे दिखा देती हूँ। और ये कहकर जो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए मैजिक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे उसका भी मैजिक काम नहीं करता और वो भी काफी तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन विवियान ने जंप करते हुए जाकर उसे पकड़ लिया था और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने की वजह से जोजो की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपने हाथों को देखते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा। जिसपे विवियान अपनी सिस्टर को बताती है कि सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी यहाँ पे मैजिक काम नहीं कर रहा। तभी डूवी विवियान के पास आते हुए उससे कहता है, बेवकूफ कहेंगी, तुम अपनी इस दुश्मन के साथ इतनी अच्छी तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, और मुझे लगता है कि तुम लोगों का मैजिक यूज ना कर पाने के पीछे तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे हम लोग मैजिक नहीं कर सकते। यहाँ इस आइलैंड के ऊपर चारों तरफ कोई अजीब सी पावर मौजूद है जो यहाँ पे मौजूद सारी मैजिकल पावर्स को सप्रेस कर रही है। और ये कहते हुए डूवी उस आइलैंड के ऊपर छाई हुई उसी फोक को देखने लगा था और उसके बाद डूवी जोजो के पास जाकर उससे कहता है, मिस मैजिशियन, अब आप क्या करेंगी, आप यहाँ पे अपनी मैजिक पावर्स को तो यूज कर नहीं सकती, अब आप मुझे कैसे मारेंगी, और अब तुम अपनी आइस पावर का यूज करते हुए मुझे बर्फ में कैसे जमाओगे। और ये कहते हुए डूवी जोजो के काफी क्लोज आ गया था, जो देखकर तो बेचारी विवियान ने शर्म से अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। वहीं डूवी जोजो के और करीब जा पाता उससे पहले ही जोजो ने डूवी को पीछे की तरफ पुश करते हुए उसे एक किक मार दी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से डूवी उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। और डूवी को इस तरह से गिरते हुए देखकर जोजो उससे कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे पास मैजिक पावर्स का ना होने का फायदा उठा पाओगे, मेरी ये किक तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भले ही मेरे पास मैजिक पावर्स हो या ना हो, तुम्हारे जैसे एक नोबल मैन को मैं बहुत ही आसानी से हरा सकती हूँ। और मुझे लगता है अभी तक मेरी ये सिस्टर ने तुम्हें मेरी दूसरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया, मैं एक मैजिशियन होने के साथ साथ एक 6 लेवल की स्वॉर्ड मैन भी हूँ और मैं अपनी इस बेवकूफ बहन की तरह कमजोर नहीं हूँ जिसका तुम फायदा उठा पाओ। और ये कहकर जो दोबारा डूवी को मारने के लिए आगे बढ़ती उससे पहले ही विवियान उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं सिस्टर प्लीज रुक जाइए, आप इसे हर्ट नहीं कर सकती। जिसपे जो अपनी बहन से कहती है कि तुम जिस तरह से इसे प्रोटेक्ट कर रही हो, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये नोबल मैन तुम्हारा लवर है। जिसपे विवियान बहुत ही क्यूट वे में ना में अपने सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसा इसलिए कह रही थी कि इसने अभी अभी आपकी जान बचाई थी, इसलिए आपको इसे हर्ट नहीं करना चाहिए। अपनी बहन की ये बात सुनकर जो डूवी के पास जाकर उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे एक एहसान किया था और अब मैं तुम्हारी जान बख्शकर तुम पे एक एहसान कर रही हूँ, इसलिए अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया है, इसलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि अगर मुझे दोबारा गुस्सा आ गया तो मैं फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसपे डूवी खड़ा होते हुए कहता है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत सारी बेवकूफ औरतें देखी हैं, लेकिन तुम पहली ऐसी हो जो बेवकूफ होने के साथ साथ प्यारी भी हो, ऐसा अजीब कॉम्बिनेशन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और ये कहकर डूवी भी उस आग के पास जाते हुए उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि अभी तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मुझे बुली करने का तुम्हारा पूरा पूरा हक है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमेशा से पावरफुल लोग कमजोर लोगों को बुली ही करते हैं, इसलिए मैं भी तुमसे बुली होना डिजर्व करता हूँ। जिसपे जो उससे कहती है कि तुम्हारी ये स्पीच वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन मुझ पे तुम्हारी स्पीच का कोई भी असर
असर नहीं होने वाला। और अभी जो ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके पेट से भी भूख की वजह से आवाजें आने लगी थी। और ये आवाज सुनकर डूवी दोबारा जोजो के मजे लेते हुए उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि ये किसी मोस्टर के रोर करने की आवाज है। ये सुनकर जोजो को एक बार फिर से डूवी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उसे कुछ कह पाते उससे पहले विवियन उसे वही पेड़ की टहनी देते हुए कहते हैं कि आप इसे खा सकती हैं। जिस पे जोजो बहुत ही एटीट्यूड में कहती है, ये क्या बकवास है, मैं इसे नहीं खाने वाली। और वो डूवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम ये क्या खा रहे हो, मैं भी यही खाना चाहती हूँ। और ये कहकर जोजो जबरदस्ती डूवी से वो फ्रूट छीन कर खाने लगती है, लेकिन उसका टेस्ट इतना ज्यादा बेकार था कि एक ही बाइट में जोजो ने उसे फेंक दिया था। और वो डूवी पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसी बकवासी चीज कैसे खा रहे थे। तो दोस्तों अब आप लोगों को पता चल गया मैंने क्यों कहा था कि हर बुरी चीज दिखने वाली बुरी नहीं होती। डूवी ने भी पहले विवियन का भला सोचते हुए उसे वो फ्रूट खाने के लिए नहीं दिया था। और तभी विवियन अपनी सिस्टर से कहती है, सिस्टर आप प्लीज बुरा मत मानिए और आप ये पानी पी लीजिए। पर जैसे ही जोजो वो पानी पीती है तो उसे बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी, जो देखकर जोजो एक बार फिर से गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये किस तरह का पानी है। जिस पे डूवी उसे बताता है कि ये मेरे जूतों में स्टोर किया हुआ पानी है। डूवी की ये बात सुनकर जोजो वहीं पे उल्टियां करने लगी थी। तभी विवियन डूवी से कहती है कि तुम मुझे इतनी ज्यादा डिलीशियस ट्री रूट्स खाने के लिए देकर खुद ऐसे बेकार से फ्रूट क्यों खा रहे हो। जिस पे डूवी उसे कहता है, लिटिल सिली गर्ल, यहाँ पे सिर्फ मैं ही एक मैन हूँ, इसलिए एक मैन होने के नाते मुझे यहाँ पे तुम्हारी केयर तो करनी ही होगी। तभी जोजो दोबारा डूवी के पास आकर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, ओ तो तुमने ऐसी प्यार भरी बातें करके मेरी इस बेवकूफ बहन को फंसाया है। जिस पे डूवी जोजो से कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो तुम भी एक फीमेल रोबर से कम नहीं हो और तुम तो इतनी ज्यादा घटिया होगे। तुम तो इस मामूली से मोस्टर को पाने के लिए अपनी बहन को ही हर्ट करने वाली थी। डूवी की ये बात सुनकर जोजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे ही वो दोबारा डूवी को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो डूवी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये बात आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि तुम यहाँ पे बैठकर नखरे करो। अगर फिर भी तुम्हें ये खाना और पानी अच्छा नहीं लग रहा तो फिर तुम खुद ही जाकर अपने लिए खाना और पानी ढूंढ सकती हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इतना फरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए इतनी दूर से खाना और पानी ढूंढ कर लाए। अगर तुम यहाँ पे सर्वाइव करना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ पे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। डूवी की ये बातें सुनकर जोजो को भी एहसास हो गया था कि अभी वो किस कंडीशन में है, इसलिए वो भी चुप कर गई थी। जो देखकर डूवी आगे बढ़कर उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम डूवी है और मैं लियोलिन फैमिली के किंग का बेटा हूँ और उसी के साथ मैं इंपीरियल सिटी हाई कमांड का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और ये कहकर डूवी बिल्कुल एक नोबल मैन की तरह बिहेव करते हुए कहता है, मिस क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ। जिस पे जोजो उसे बताती है कि मेरा नाम जोआना है, लेकिन विवियन डूवी को बताती है कि आप ऐसे प्यार से जोजो भी बोल सकते हैं। लेकिन जोजो गुस्सा करते हुए कहती है, नहीं, मुझे इस नाम से सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स ही बुला सकते हैं। जिसमें डूवी कहता है कि मिस जोआना, जैसी आपकी मर्जी। और अब क्योंकि हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए हैं तो अब टाइम है यहाँ से बाहर निकलने का, इसलिए अब हम तीनों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल पाए। जिस पे जोजो उससे पूछती है कि कैसा काम और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलने वाले हैं। जिस पे डूवी कहता है कि उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद हमें लियोलिन फैमिली के किंग मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड आकर किंग रेमंड को बताता है कि यंग मास्टर डूवी उन दोनों फीमेल मैजिशियंस के साथ कहीं खो गए हैं और हमने उन्हें सिटी के चारों तरफ ढूंढ लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने हर छोटे बड़े आइलैंड के ऊपर जाकर भी उन्हें ढूंढा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली और ना ही किसी को उन लोगों के बारे में पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। उस गार्ड की ये बात सुनकर तो बेचारे डूवी की माँ और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वहीं किंग रेमंड अपने उस गार्ड से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने उसे ओशियन वाले आइलैंड पे जाकर ढूंढा। जिस पे वो गार्ड कहता है, नहीं, अभी तक हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि वो आइलैंड थोड़ा अजीब है, इसलिए कोई भी उस तरफ नहीं जाना चाहता। जिस पे किंग रेमंड उससे कहता है कि तुम लोग अपने साथ शिप्स लेकर उसी आइलैंड की तरफ जाओ उसे ढूंढने के लिए, पर वहाँ जाते हुए तुम लोग इस बात का खास ख्याल रखना कि उस आइलैंड के बारे में अफवाह है कि उस आइलैंड के समंदर के बीचों बीच वहाँ पे खुद डेविल रहता है। अब ये सुनकर डूवी की माँ बेचारी गोडी से प्रे करते हुए कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को सही सलामत वापस भेज दे। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डूवी, विवियन और जोजो ने मिलकर एक छोटी सी नाव तैयार की थी और वो तीनों उसी की मदद से उस आइलैंड से बाहर निकल रहे थे। लेकिन इस सब में उन लोगों को विवियन का वो फ्लेम ड्रैगन उसी आइलैंड के ऊपर ही छोड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से विवियन अभी भी रोते हुए अपने उसी ड्रैगन को याद कर रही थी और वो रोते हुए उन लोगों से कह रही थी, नहीं नहीं, मैं अपने फ्लेम ड्रैगन को छोड़ के नहीं जाऊंगी, प्लीज रुक जाओ। जो देखकर डूवी विवियन से कुछ कह पाता उससे पहले जोजो उससे कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, ये कुछ टाइम बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। और ये कहकर जोजो खुद विवियन को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम इस तरह से रो मत, मैंने भी तुम्हारी तरह अपने स्पिरिट ड्रैगन को खोया है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ। जिस पे डूवी कहता है कि इस आइलैंड का फॉरबिडन एरिया इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी इस आइलैंड से दूर निकल जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो तुम दोनों की मैजिक पावर्स भी वापस से काम करने लगेंगी और उसके बाद हम लोग आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। और उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वहाँ पे काफी ज्यादा देर हो गई थी, लेकिन तभी उस पानी को काफी गौर से देखने लगता है क्योंकि डूवी को अब उस पानी में कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। और अभी डूवी ये सब सोच ही रहा था कि तभी देखते ही देखते समंदर के बीचों बीच बवंडर बनने लगा था, जो देखकर डूवी उन दोनों बहनों को सावधान रहने के लिए कहता है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, वो तीनों अपनी नाव समेत उसी बवंडर के अंदर चले गए थे और देखते ही देखते वो समंदर के नीचे जाते हुए पूरी तरह से उस पानी में डूब चुके थे। और जब उन तीनों को दोबारा होश आता है तो वो तीनों खुद को एक अलग ही जगह पे पाते हैं और अभी वो लोग उस जगह के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पे किसी की बहुत ही डरावनी हंसी की आवाज आती है, जो सुनकर जोजो वहाँ पे चिल्ला
मिलाते हुए कहती है कौन है वहाँ पे, जिसपे वही हंसने वाला पर्सन उनसे कहता है वेलकम टू डेविल केव। पिछले हजारों सालों में तुम तीनों पहले ऐसे हो जो इस डेविल केव तक पहुँच पाए हो। जिसपे डूबी उससे कहता है कौन हो तुम और हम लोग कहाँ पे हैं और हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे। और अभी डूबी ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे ब्लैक ऑरा फैलने लगता है जिसने देखते ही देखते एक डेविल का रूप ले लिया था। और वो डेविल उन्हें बताता है कि मेरा नाम क्रिस है और मैं डेविल के एक सर्वेंट हूँ और मैं अपने डेविल मास्टर की तरफ से तुम सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। जिसपे डूबी भी उसे अपना और उन दोनों का नाम भी बताता है और उस डेविल से पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, तुम्हारा मास्टर। जिसपे वो डेविल झुकते हुए कहता है कि तुम जरूर मेरे मास्टर का नाम जानते होगे क्योंकि उनका नाम बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है और जगह जगह पे लोगों ने अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन उनका एक नाम ऐसा है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं और वो है डेविल। और ये कहते हुए उस डीमन के फेस पे भी एक डेविल स्माइल आ गई थी। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था और अब से ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डूबी, विवियन और जोजो तीनों उस पानी में डूबकर डेविल केव में पहुंच गए थे जहां पे एक डीमन उन तीनों को स्वागत करता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां उस डीमन ने अपनी डार्क पावर का यूज करके उस पूरी जगह को एक बहुत ही खूबसूरत मेंशन में चेंज कर दिया था। जिसके बाद वो डीमन उन तीनों से कहता है प्लीज तुम तीनों बैठ जाओ। उस डीमन की ये बात सुनकर डूबी सबसे पहले आगे बढ़ता है और वो चुपचाप जाकर एक चेयर के ऊपर बैठ गया था। जो देखकर वो डीमन डूबी से कहता है कि मैं तुम्हें पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे तुम तीनों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तुम में ही है, तो क्या तुम मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे सकते हो। जिसपे डूबी उसे कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। डूबी की ये बात सुनकर वो डीमन डूबी से पूछता है कि कुछ दिन पहले जब तुम लोग इस आइलैंड के ऊपर आए थे तो तब तुमने उस फीमेल मैजिशियन के साथ लड़ाई के दौरान कहा था कि जो ज्यादा पावरफुल होता है उसका हक होता है दूसरे के ऊपर राज करना। जिसपे डूबी कहता है हाँ बिल्कुल ये सच है, क्योंकि जंग के बाद भी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब एक किंग दूसरे किंग को हराता है तो वो उसे हराने के साथ साथ उसके पूरे इलाके के ऊपर भी कब्जा कर लेता है। डूबी की ये बात सुनकर वो डीमन डूबी से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गया था और डूबी का जवाब सुनकर वो डीमन वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था, लेकिन वो खुद को रोकते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा सो कॉल्ड गॉड्स और डीमंस के बारे में क्या ख्याल है। उस डीमन की ये बात सुनकर जो गुस्से से खड़े होते हुए उस डीमन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड्स को डीमंस के साथ कंपेयर करने की। गॉड ने इस दुनिया को और इस दुनिया के अंदर मौजूद सभी चीजों को बनाया है। जोजो की ये बात सुनकर वो डीमन गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करता है और वो जोजो के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारे गॉड्स ये क्लेम्स करते हैं कि इस दुनिया में मौजूद सारी पावर्स उन्हीं से रिलेटेड है और तुम्हारे गुस्से को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम भी गॉड को ही फॉलो करते हो। जिसपे जोजो भी गुस्से से कहती है हाँ बिल्कुल। जोजो की ये बात सुनकर उस डीमन ने एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए उस पूरी जगह को चेंज कर दिया था और ऐसा करने के बाद वो जोजो से कहता है पर मैं एक डेविल का गुलाम हूँ और मैं किसी भी गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी ये मैजिक पावर कहाँ से आ रही है। उस डीमन की ये बात सुनकर जोजो की बोलती भी बंद हो गई थी और उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो उसे क्या जवाब दे। वहीं विवियन बेचारी तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और जोजो को कोई भी जवाब न देते हुए देखकर वो डीमन जोजो से कहता है देखा तुम्हारे पास मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं है और जानती हो ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम्हारे गॉड्स ने तुमसे झूठ बोला है। और ये कहकर वो डीमन डूबी की तरफ देखते हुए उससे भी यही सेम सवाल पूछता है। जिसपे डूबी कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसको फॉलो करते हो और किसको नहीं, बस हकीकत ये है कि आखिर में बस वही जीतता है जो कि ज्यादा पावरफुल होता है। वो एक गॉड का फॉलोवर भी हो सकता है, वो डेविल का भी, और आखिर में सिर्फ जीतने वाले को ही जीने का हक होता है। डूबी का ये जवाब सुनकर जो गुस्से से उससे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम डेविल्स को गॉड्स के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। जिसपे डूबी कहता है क्योंकि मुझे किसी भी गॉड के ऊपर यकीन नहीं है। डूबी की ये बात सुनकर वो डीमन खुश होते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था और वो खुश होकर अपने डेविल को याद करते हुए कहते हैं मास्टर फाइनली आज न जाने कितने हजारों सालों के बाद मुझे आपके लिए एक और डिसेबल मिल गया है जो आगे चलकर आपका सक्सेसर भी बन सकता है। उस डीमन की ये बात सुनकर डूबी गुस्से से उससे कहता है कि मैं किसी डेविल का फॉलोवर नहीं हूँ क्योंकि मुझे किसी डेविल के ऊपर भी यकीन नहीं है, मैं बस पावर के ऊपर यकीन करता हूँ। और ये कहकर डूबी उस टेबल के ऊपर चढ़ के उस डीमन के पास जाते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल अभी हम लोग कहाँ हैं। जिसपे वो डीमन डूबी को बताता है कि अभी हम लोग एक सी मोस्टर की बॉडी के अंदर है। उसके बाद हम समुद्र के अंदर एक शिप को देखते हैं जो कि उसी डीमन आइलैंड की तरफ जाने की तैयारी में थी और उस शिप में खड़ा एक वॉरियर शिप के कैप्टन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग वाकई किंग रेमंड के उस बेवकूफ बेटे को ढूंढ पाएंगे। और हम लोग उसे ढूंढने के लिए जिस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे काफी सारे खतरनाक डीमंस मौजूद है। जिसपे वो कैप्टन उस वॉरियर से कहता है कि तुम इन चीजों के बारे में ना सोचो, तुम ये सोचो कि आज तक कोई भी उस आइलैंड की तरफ नहीं गया तो वहाँ पे हमें कितने बड़े बड़े शिकार मिलने वाले हैं। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर इंसान एक दूसरे से अलग है। कुछ लोग हर चीज में अपना फायदा ढूंढते हैं तो कुछ लोग हर चीज में कुछ न कुछ बुरा ही सोचते हैं। तो इसलिए तुम नेगेटिव को छोड़कर वहाँ पे हमें होने वाले फायदे के बारे में सोचो। और अभी वो कैप्टन ये सब कह ही रहा था कि तभी वो वॉरियर चौंकते हुए कहता है ये लोग तो टेंपल ऑफ लाइट के होली नाइट्स हैं, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसपे वो कैप्टन कुछ कह पाता उससे पहले एक ब्लैक मास्क वाले आदमी ने उस कैप्टन को पीछे से दबोच लिया था और वो उस कैप्टन की गर्दन के ऊपर सोट रखते हुए उससे कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो चुप रहना। और ये कहकर वो ब्लैक मास्क वाला आदमी उसे वो शिप आगे बढ़ाने के लिए कहता है। अब ये मास्क वाला आदमी कौन था ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ डूबी उस डीमन
डीमन से पूछता है कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, जिसपे वो डीमन उससे कहता है कि उसके लिए तुम्हें मेरे साथ ट्रेड करनी होगी, यानी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जिसपे डूवी अब की बार थोड़ा गुस्से से उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे किसी भी गॉड और डेविल के ऊपर यकीन नहीं है। जिसपे वो डीमन कहता है कि मैंने लास्ट टाइम जिस पर्सन के साथ ट्रेड की थी उसकी सोच भी सेम बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, और वो भी शुरू में यही कह रहा था। उस पर्सन का नाम था एरागोन रोलैंड। तुमने उसका नाम तो सुना ही होगा। एरागोन रोलैंड का नाम सुनकर डूवी को भी एक झटका लगता है, और जो उसे एरागोन रोलैंड के बारे में बताते हुए कहती है कि एरागोन रोलैंड इस दुनिया की हिस्ट्री में पहला और आखिरी ऐसा पर्सन था जिसने टॉप लेवल के मैजिक और मार्शल आर्ट्स को एक साथ प्रैक्टिस किया था। वहीं विवियान बेचारी डरते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एरागोन, जिसे हम अपनी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा मानते थे, वो इतना ज्यादा पावरफुल एक डेविल की डील की वजह से बना था। वहीं डूवी उस डीमन के पास जाते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारे और एरागोन के दरमियान क्या डील हुई थी। डूवी की ये बात सुनकर उस डीमन ने अपनी पावर का यूज करके जो और विवियान दोनों को वहाँ पे सुला दिया था। जो देखकर डूवी थोड़ा सीरियस होते हुए इस डीमन से पूछता है कि तुमने इन दोनों के साथ क्या किया। जिसपे वो डीमन डूवी से कहता है कि तुम फिक्र न करो, मैंने बस इन्हें थोड़ी देर के लिए सुला दिया है, और जब इन दोनों को दोबारा होश आएगा तो तब ये दोनों सब कुछ भूल चुकी होंगी। और ये कहकर वो डीमन डूवी को बताता है कि मैंने एरागोन को हाफ मैजिक दिया था और बाकी हाफ में उसे एक ऐसी बॉडी दी थी जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं थी। उस डीमन की ये बात सुनकर डूवी उससे पूछता है कि उसके लिए एरागोन को क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। जिसपे वो डीमन डूवी को बताता है कि मैंने इसके बदले में उसका दिल निकाल दिया था, जिसके बाद उसे कोई भी चोट या गम महसूस नहीं होता था, इवन वो बिल्कुल इमोशनल लेस हो गया था। जिसपे डूवी उससे पूछता है कि फिर तुमने उसके दिल के साथ क्या किया, क्या तुम उसे पका के खा गए थे। जिसपे वो डीमन उससे कहता है कि तुम ये बात नहीं समझोगे, पहले अपने हाथों से किंग लेवल के वॉरियर को क्रिएट करना और फिर उसके दिल को अपने कब्जे में रखना और उसे जो चाहे वो करवाना, इस चीज का मजा तुम कभी नहीं समझ पाओगे। जिसपे डूवी उससे पूछता है तो क्या फिर तुम्हें एरागोन की तरह मेरा भी दिल चाहिए। जिसपे वो डीमन उससे कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बार बार एक ही चीज करना पसंद नहीं है। अब की बार मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी पावर्स दूंगा और पहले तुम्हें उन पावर्स के मजे उठाने दूंगा, जिसके बाद तुम धीरे धीरे पावरफुल होते जाओगे। जिसपे डूवी गुस्से से उस डीमन से कहता है तो तुम मेरे साथ इंस्टॉलमेंट्स का खेल खेलना चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये भी बात मान लूंगा, लेकिन ये डील इस बात पे डिपेंड करती है कि तुम मुझे देते क्या हो, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा। जिसपे डूवी उस डीमन से कहता है कि मैं तुम्हारी बात मान तो लूंगा, पर तुम उसके बदले में मुझे दोगे क्या। जिसपे वो डीमन डूवी से कहता है कि तुम्हारे लिए चार्मिंग आइज कैसी रहेगी। उन चार्मिंग आइज की मदद से जब भी तुम किसी भी लड़की की आंखों में देखोगे तो उस लड़की को तुमसे प्यार हो जाएगा। जिसपे डूवी उस डीमन से कहता है नहीं, मुझे ऐसी आंखों की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे वो डीमन कहता है तो फिर एक ड्रैगन का हार्ट कैसा रहेगा। ड्रैगन की हार्ट की मदद से तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन जाओगे। जिसपे डूवी उससे कहता है नहीं, मुझे इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसपे वो डीमन कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें ऐसी पावर दूंगा जिसकी मदद से तुम इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर पाओगे। जिसपे डूवी उससे कहता है नहीं, मुझे उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, और शायद तुम ये बात भूल रहे हो, मैं इंपीरियल हाई सिटी के किंग रेमंड का बेटा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावर है। डूवी की ये बात सुनकर वो डीमन गुस्से से डूवी से कहता है तो फिर तुम ही बताओ तुम क्या चाहते हो। उस डीमन की ये बात सुनकर डूवी काफी देर सोचने के बाद उससे कहता है कि मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। डूवी की ये बात सुनकर वो डीमन भी चौंक गया था और वो उससे कहता है शायद तुमने मेरी बात सही से सुनी नहीं, हमारी डील होने के बाद तुम वापस अपने घर जा सकते हो। जिसपे डूवी उससे कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम स्पेस मैजिक कर लेते हो, अगर हाँ तो फिर तुम अपने स्पेस मैजिक का यूज करके मुझे इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में भेज दो। जिसपे वो डीमन डूवी से कहता है कि मैं कुछ स्पेस मैजिक के बारे में जानता तो हूँ, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर सकता। जिसपे डूवी एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुमसे मैजिक सीखना चाहता हूँ। मैं मेंटली तौर पर एक गिफ्टेड पर्सन हूँ और मेरी स्पिरिचुअल पावर किसी भी नॉर्मल पर्सन से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन मैं मैजिक एलिमेंट को सेंस नहीं कर पाता, जिसका मतलब है कि मैजिक एलिमेंट मेरी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। डूवी की ये बात सुनकर वो डीमन हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ही सिंपल है, और ये कहकर उस डीमन ने अपनी पावर का यूज करके डूवी की बॉडी के अंदर मैजिकल एलिमेंट की पावर को डालना शुरू कर दिया था, और वो डूवी के अंदर अपनी पावर ट्रांसफर करते हुए उससे कहता है मैं तुम्हें डेविल हॉर्न्स दे रहा हूँ और उस डेविल हॉर्न की मदद से तुम्हारी मैजिकल पावर दूसरे मैजिशियन से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और तभी देखते ही देखते उस डीमन की पावर की वजह से डूवी के फोरहेड के ऊपर एक डेविल हॉर्न आ गया था, जो देखकर वो डीमन डूवी से कहता है क्योंकि तुम्हारी रिक्वेस्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, इसलिए मैं तुम्हें मैजिकल एलिमेंट के साथ साथ चार्मिंग आइस की पावर भी दे रहा हूँ। और ये कहकर उसने अपनी चार्मिंग आइस की पावर भी डूवी की आइस के अंदर डालना शुरू कर दी थी, और डूवी में आई इस मैजिकल चेंज की वजह से डूवी एक पल के लिए वापस अपने रियल वर्ल्ड के अंदर चला गया था, जहाँ डूवी की लाइफ एक नॉर्मल पर्सन की तरह थी, और यहाँ आकर डूवी अपने रोलैंड एम्पायर वाली लाइफ को पूरी तरह से भूल गया था। और तभी वो एक ड्रिंक पीते हुए खुद से ही कहता है कि रोलैंड एम्पायर के अंदर मैं इस ड्रिंक को पीने के लिए तरस गया था, और ये कहते ही डूवी को एक बार फिर से अपनी रोलैंड एम्पायर वाली सारी यादें एक एक करके याद आने लगी थी, और ये सब याद आते ही डूवी को अपने सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, और देखते ही देखते वो वापस रोलैंड एम्पायर में आ गया था। और अब की बार जब डूवी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक शिप के ऊपर पाता है, जहाँ लुटेरों के एक ग्रुप ने उन्हें बंदी बना रखा था, और जो बेचारी वहाँ पे उन सभी के साथ अकेले फाइट कर रही थी, और विवियान वहाँ पे खुद कमजोर होने के बावजूद भी डूवी को हील करने की कोशिश कर रही थी। और तभी डूवी उठते हुए विवियान से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और हम लोग कहाँ पे हैं। और डूवी को होश में देखकर विवियान खुश होते हुए उससे कहती है फाइनली तुम्हें होश आ ही गया। और ये कहकर वो डूवी को बताती है कि अभी हम लोग डाकुओं की एक शिप के ऊपर हैं। जिसपे डूवी उससे कहता है अगर
अगर ऐसा है तो फिर तुम अपने मैजिक का यूज करके इन सबको मार क्यों नहीं देती। जिसपे विवियान उसे बताती है कि हम लोग अभी अभी उस आइलैंड से बाहर आए हैं, इसलिए हमारा मैजिक अभी भी कमजोर है। उसे पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए हमें थोड़े रेस्ट की जरूरत होगी। जिसपे डूबी उसे रोकते हुए गुस्से से कहता है तो फिर तुम अपनी मेंटल पावर का यूज करके मुझे क्यों हील कर रही हो, इस तरह से तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। जिसपे विवियान डूबी को कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर डूबी विवियान को वहीं रुकने का कहकर खुद जोजो की तरफ बढ़ गया था, जहाँ जोजो अकेली उन सभी का सामना कर रही थी। पर इतनी देर से उन सब के साथ लड़ते लड़ते अब वो भी बहुत ज्यादा थक गई थी और उस शिप की कैप्टन ने उसे एक पंच मारते हुए पीछे गिरा दिया था। लेकिन जोजो तो जोजो थी, वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो आगे बढ़ पाती उससे पहले डूबी ने उसे रोक दिया था और उसी के साथ डूबी उसे पीछे हटने के लिए कहता है, जो देखकर जोजो अपना सारा गुस्सा डूबी के ऊपर ही निकालने लगी थी। लेकिन डूबी ने यहाँ पे अपनी चार्मिंग आई टेक्निक का यूज करके जोजो से अपनी बात मनवा ली थी और जोजो भी यहाँ पे पूरी तरह से डूबी की आंखों में खो गई थी, इसलिए वो चुपचाप डूबी की बात मानते हुए चुपचाप वहाँ से पीछे हट गई थी। और उसके बाद डूबी खुद आगे बढ़ते हुए उन लुटेरों से कहता है कि जो लोग मुझे बुली करते हैं मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। डूबी की ये बात सुनकर वो सभी डाकू उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे थे, जो देखकर डूबी ने भी अपनी नई नई मिली मैजिक पावर का यूज करके उन सभी लुटेरों के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उन सभी लुटेरों की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और डूबी को मैजिक करते हुए देखकर जोजो और विवियान भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और जोजो हैरान होते हुए डूबी से पूछते हैं कि तुम मैजिक का यूज कैसे कर पा रहे हो, लेकिन डूबी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और मैजिक यूज करने की वजह से उसका डेविल हॉर्न भी उसके फोरहेड के ऊपर अपीयर हो गया था और वो बिल्कुल एक डेविल की तरह उन सभी लुटेरों के ऊपर अटैक किए जा रहा था और उन सभी के ऊपर अपनी फ्लेम से अटैक करते हुए डूबी ने यहाँ पे उन सभी की हालत ही खराब कर दी थी। जिसके बाद डूबी ने वो पूरी शिप अपने अंडर ले ली थी और डूबी उन सभी लुटेरों से उस शिप के ऊपर काम करवाने लगा था। इवन डूबी ने उस शिप के ऊपर लगा वो फ्लैग भी चेंज कर दिया था, जो देखकर जोजो कहती है कि ये किस तरह का अजीब सा फ्लैग है, मैंने ऐसा अजीब सा फ्लैग आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, आखिर इस फ्लैग का मतलब क्या है। और ये कहकर वो डूबी के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहती है कि आखिर तुमने इन सभी लुटेरों को छोड़ क्यों नहीं दिया। जिसपे डूबी उससे कहता है कि अगर मैं इन सभी को मार देता तो ये शिप कौन चलाता। और उसके बाद वो लोग शिप से होते हुए इंपीरियल सिटी की तरफ बढ़ने लगे थे। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां डूबी ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उन सभी लुटेरों को हरा दिया था, जिसके बाद डूबी ने उन्हीं के शिप के ऊपर कब्जा करके उसे अपनी सिटी की तरफ बढ़ा दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां डूबी की शिप अपनी सिटी में पहुंच गई थी और अपनी सिटी में पहुंचकर डूबी अंगड़ाई लेते हुए चैन की सांस लेता है। और अभी डूबी अपनी सिटी को निहार ही रहा था कि तभी मैडी ने रोते हुए वहाँ आकर डूबी की टांग को पकड़ लिया था, जहाँ वो ऐसा करके डूबी को अपना दुख जाहिर कर रहा था कि उसने यंग मास्टर डूबी के जाने के बाद उसे कितना ज्यादा मिस किया। और मैडी को इस तरह से रोते हुए देखकर डूबी उससे कहता है ओके ओके अब मैं वापस आ गया हूँ, तो तुम इस तरह से रोना बंद करो। और तभी रोलन भी आगे आकर डूबी को ग्रीट करती है, जो देखकर डूबी भी उसे एक स्माइल पास करता है। और उसके बाद वो मैडी से पूछता है कि यहाँ पे सिर्फ तुम दोनों ही क्यों आए हो, रॉबर्ट कहाँ है। जिसपे रोलन थोड़ा सैड होते हुए डूबी को बताती है कि मिस्टर रॉबर्ट को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया है। और इससे आगे रोलन कुछ कह पाते उससे पहले मैडी खड़े होते हुए डूबी को बताता है कि उसी के साथ साथ आपसे इंपीरियल सिटी के अगले उत्तराधिकारी बनने के राइट्स भी आपसे छीन लिए गए हैं। और इससे आगे मैडी कुछ डूबी को बता पाता उससे पहले डूबी उसे रोकते हुए कहता है कि ये सब तो मैंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरे अचानक इस तरह से गायब होने के बाद ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन रही बात रॉबर्ट की, तो उसे इस साल के आखिर तक अपनी पोजीशन वापस मिल जाएगी, क्योंकि मैं किंग रेमंड यानी अपने पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये कहकर डूबी रोलन से पूछता है कि तुम्हारी रिकवरी कैसी है। जिसपे रोलन डूबी से कहती है यंग मास्टर आप फिक्र न करें, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। रोलन की ये बात सुनकर डूबी उससे कहता है कि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था उसका पूरा करने का वक्त आ गया है। और ये कहकर वो जोजो की तरफ मुड़ते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जंगल में बचाकर तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया था और उसके बदले में तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारी जब भी जरूरत होगी तुम मेरी मदद करोगी, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए रोलन का बदला लेने में उसकी मदद करो। जिसपे जोजो उससे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर एक एहसान किया था, इसलिए मैं भी अब तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रखना मैं सिर्फ एक ही बार तुम्हारी मदद करूंगी, उसके बाद हम दोनों का हिसाब क्लियर हो जाएगा। और ये कहकर जोजो वापस उसी शिप में चली गई थी, जो देखकर डूबी रोलन को एक लेटर देते हुए कहता है कि इसके अंदर मैंने सारा प्लान लिख दिया है, तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग चलकर अपना बदला लेना होगा। और हाँ, तुम्हें ये सब 3 मंथ के अंदर अंदर करना होगा। जिसपे रोलन दोबारा डूबी को ग्रीट करते हुए कहती है ओके यंग मास्टर। और ये कहकर वो भी अपने टकले साथी के साथ उसी शिप में चली गई थी, जहाँ अपनी बहन को जाते हुए देखकर विवियान उसे बाइक करने लगी थी, जो देखकर डूबी भी विवियान के पास आ गया था। और डूबी को अपने करीब देखकर विवियान बेचारी शर्माने लगी थी और वो शर्माते हुए डूबी से कहती है कि अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे गायब हुए काफी ज्यादा दिन हो गए हैं, अब तो मेरे मास्टर भी वापस आ गए होंगे। विवियान की ये बात सुनकर डूबी स्माइल करते हुए उससे पूछता है कि अगर फ्यूचर में मुझे तुमसे मिलना हो तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ। जिसपे विवियान
डूवी से कहती है कि मेरे मास्टर मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं देंगे, जिसपे डूवी दोबारा स्माइल करते हुए उससे कहता है क्या तुम मुझे भी अपना पता नहीं बताओगी। डूवी की ये बात सुनकर विवियान बेचारी इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि उसने रोते हुए अचानक ही डूवी को हक कर लिया था और वो रोते हुए डूवी से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। विवियान की इस हरकत पे डूवी को भी बहुत ज्यादा प्यार आता है और वो प्यार से विवियान के सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहता है तुम फिक्र न करो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे मास्टर तुम्हें किसी से भी मिलने से नहीं रोकेंगे। डूवी की ये बात सुनकर विवियान खुद को शांत करते हुए उससे कहती है मैं तुम्हें अपना पता बता दूंगी, पर प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। विवियान की ये बात सुनकर डूवी हाँ में अपना सर हिलाता है, जो देखकर विवियान डूवी को उसके कान में अपना पता बताने लगी थी और इस सब में वो डूवी के इतने ज्यादा करीब आ गई थी कि वो खुद ही शर्माते हुए डूवी से दूर हो गई थी, जो देखकर डूवी भी स्माइल करता हुआ दोबारा उसके पास चला गया था और डूवी को दोबारा अपने पास देखकर विवियान उसे एक मैजिक स्क्रॉल देते हुए कहती है ये वही मैजिक स्पेल्स है जिसका मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। इसमें टोटल 6 मैजिक स्पेल्स हैं जो कि सभी के सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए तुम इन्हें तभी यूज करना जब तुम्हारे पास इनफ मैजिक पावर हो। विवियान की ये बात सुनकर डूवी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आता है और वो दूसरी तरफ जाते हुए विवियान से कहता है क्या तुम जानती हो कि उस टाइम मैं बस तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, जिसपे विवियान भी थोड़ा धीमे लहजे में कहती है हाँ मैं जानती हूँ। और इनकी इन बातों के दौरान पास में ही बैठा एक पर्सन रोमांटिक म्यूजिक बजाने लगा था और तभी वहाँ पे एक कपल एक दूसरे को बाइक करते हुए किस करते हैं, जो देखकर विवियान थोड़ा चौंकते हुए डूवी से पूछती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, जिसपे डूवी थोड़ा सोचते हुए उसे बताता है कि ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह रहे हैं। डूवी की ये बात सुनकर विवियान अचानक ही उसे किस करके वहाँ से भाग गई थी और अपनी बहन को डूवी को इस तरह से किस करते हुए देखकर जो गुस्से से कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि ये नोबल मैन उसका लवर है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डूवी अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और वो बटलर आकर डूवी से कहता है यंग मास्टर फाइनली आप वापस आ ही गए, और ये कहकर वो बटलर डूवी से कहता है कि मुझे किंग रेमंड की तरफ से एक पर्सनल लेटर मिला है। और इससे आगे वो बटलर कुछ कह पाता उससे पहले डूवी कहता है कि उस लेटर में यही लिखा था ना कि मैं अगले 1 साल तक फैमिली बिजनेस नहीं कर सकता और अब से मुझे हर महीने पॉकेट मनी के तौर पर सिर्फ 301 गोल्डन कॉइन्स दिए जाएंगे। क्या इसके अलावा भी उस लेटर में कुछ लिखा था, जिसपे वो बटलर भी थोड़ा चौंकते हुए कहता है नहीं यंग मास्टर, मुझे आपको बस यही सब बताने का ऑर्डर दिया गया था, पर अब क्योंकि आप वापस आ गए हैं तो लॉर्ड बाइजू एक बार खुद आपसे मिलना चाहते हैं। जिसपे डूवी कहता है कि अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो उससे क्या ना कल वो मेरे कैबिन में इंतजार करे और हाँ अब किसी को भी मेरे स्टडी रूम में मत आने देना। डूवी की ये बात सुनकर वो बटलर डूवी को ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था, जिसके जाने के बाद डूवी खुद से ही कहता है कि अब शैमिल के टायर को ओपन करने का वक्त आ गया है। और ये कहकर डूवी ने अपनी नई मिली हुई फायर मैजिक पावर का यूज करके उस पेंटिंग को ओपन करने की कोशिश करता है। वहीं डूवी की फ्लेम की वजह से वो पेंटिंग वहाँ पे जलने लगी थी और तभी देखते ही देखते उस पेंटिंग से शैमिल की स्पिरिट बाहर आती है, जो देखकर डूवी थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है क्या आपने खुद की स्पिरिट को इस पेंटिंग के अंदर छुपा रखा था, जिसपे वो स्पिरिट स्माइल करते हुए डूवी को बताती है कि मैं शैमिल नहीं हूँ, मैं बस उसकी सोल का एक टुकड़ा हूँ जिसके अंदर उसकी सारी नॉलेज और मैजिकल पावर्स है, और अब क्योंकि तुमने मुझे इस पेंटिंग से बाहर निकाला है तो अब मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ गई हूँ, इसलिए अब तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मुझे कभी भी नहीं देख पाएगा। उस स्पिरिट की ये बात सुनकर डूवी उससे पूछता है कि फिर मैं आपको क्या बुलाऊं, जिसपे वो स्पिरिट स्माइल करते हुए कहती है कि तुम मुझे शैमिल ही बुलाओ। इस पे डूवी कहता है ओके, तो क्या अब आप मुझे स्टार मैजिक सिखा सकती हैं। डूवी की ये बात सुनकर शैमिल थोड़ा गुस्से से कहती है स्टार मैजिक हर कोई बस स्टार मैजिक ही सीखना चाहता है, अगर ये स्टार मैजिक ना होता तो शैमिल इतनी जल्दी नहीं मरी होती। शैमिल की स्पिरिट की ये बात सुनकर डूवी थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है क्या शैमिल स्टार ऑफ मैजिक की वजह से मरी थी, पर मैंने तो सुना था कि उसने अपने हस्बैंड की मौत के गम में सुसाइड कर ली थी। जिसपे शैमिल की स्पिरिट डूवी से कहती है कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकती, जब तक तुम स्टार मैजिक का सबसे आखिरी और डिफिकल्ट स्पेल नहीं सीख लेते तब तक मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। जिसपे डूवी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से मुझे स्टार मैजिक के बारे में सिखाओ। जिसपे शैमिल की स्पिरिट उससे कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारे पास पूरी रात पड़ी है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बटलर जैसे स्टडी रूम में आता है तो वो उस पेंटिंग को पूरी तरह से जला हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। वहीं दूसरी तरफ डूवी अपने जंगल वाले घर की तरफ जाता है जहाँ पे उसका मैजिशियन उसके लिए एलिमेंट्री मैजिकल पोशन बनाता था, और जैसे ही डूवी वहाँ पे पहुँचता है तभी उस घर के अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो मैजिशियन उड़ता हुआ बाहर आ गिरा था। और घर में लगी हुई उस आग को देखकर डूवी ने अपने फ्लेम मैजिक का यूज करते हुए देखते ही देखते उस सारी आग को अपने फायर एलिमेंट में ऑब्जर्व कर लिया था। और डूवी को इस तरह से मैजिक करते हुए देखकर उसका मैजिशियन भी बुरी तरह से शॉक हो गया था और वो खड़ा होकर मास्टर डूवी के पास जाकर उससे पूछता है मास्टर डूवी क्या वाकई आप मैजिक यूज कर रहे हो या ये भी मैजिकल पोशन की तरह कोई ट्रिक है। जिसपे डूवी उसे कहता है कि तुम बस ये समझ लो कि गॉड को मेरे ऊपर रहम आ गया है। और ये कहकर डूवी अपने मैजिशियन से उसका हाल पूछते हुए कहता है तुम बताओ सब कैसा चल रहा है और तुम्हारे फायर एलिमेंट वाले रिफाइनिंग की पोशन कहाँ तक पहुंची है। जिसपे वो मैजिशियन थोड़ा एक्साइटेड होते हुए मास्टर डूवी को बताता है कि अब मेरे पास काफी सारा मटेरियल है जिसकी मदद से मैं एक ही दिन में 3 पोशन की बोतल्स बना सकता हूँ। जिसपे डूवी भी खुश होकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है नाइस वेरी गुड। जिसपे वो मैजिशियन कहता है पर एक प्रॉब्लम है, उन पोशंस को बनाने वाला मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा है जिसकी कीमत लगभग 800 गोल्ड कॉइन्स है, और आपके मिस्टर बटलर ने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ 3 महीने की ही एडवांस पेमेंट ले सकता हूँ, और अभी जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था 300 गोल्ड कॉइन्स तो इसी में बर्बाद हो गए। जिसपे डूवी एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कि मुझे लगता है
ये सब ऐसे नहीं चलने वाला, मुझे पैसे कमाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगले सीन में हम डूवी को अपने स्टडी रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ डूवी अपने पूरे मद के खर्च को देखते हुए मैडी से पूछता है, मैडी क्या हमारे पास कोई ऐसी कीमती चीज है जिसके बदले में हमें काफी सारे पैसे मिल सके। जिसपे मैडी डूवी से कहता है, मास्टर क्या आप भूल गए कि यहाँ आने से पहले मैडम ने आपको 1000 गोल्डन कॉइन्स दिए थे। अपनी माँ के बारे में सुनकर डूवी थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही एक ऐसी है जो वाकई मुझसे प्यार करती है। अपने मास्टर को इस तरह से उदास देखकर मैडी अपने मास्टर से कहता है, मास्टर कुछ ही दिनों में आपके छोटे भाई के साथ साथ मैडम का जन्मदिन भी आने वाला है, तो क्यों ना आप एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसे मेरे हाथों से अपने छोटे भाई और मैडम के लिए भेजें, और उसी के साथ आप मैडम को एक लेटर भी लिखें ताकि वो किंग रेमंड से कहकर आपकी कुछ मदद कर सके। जिसपे डूवी मैडी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पिता यानी किंग रेमंड इतने ज्यादा रहमदिल है जो वो इतनी जल्दी मुझे माफ करके मेरी मदद करेंगे, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी माँ ने पहले मेरे पिता को रिक्वेस्ट नहीं की होगी मुझे माफ करने के लिए। और ये कहकर डूवी को सोचते हुए एक लेटर के ऊपर कुछ चीजें लिखकर मैडी को देता है, जिनसे वो अपनी माँ को उनके जन्मदिन के ऊपर सरप्राइज देने वाला था। लेकिन वो चीजें इतनी ज्यादा महंगी थी कि उन्हें पढ़कर ही मैडी शौक हो गया था, और वो शौक होते हुए मास्टर डूवी से कहता है, मास्टर अगर आपने ये सारी चीजें खरीदी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे पास और जरा से भी पैसे बचेंगे। जिसपे डूवी दोबारा थोड़ा इमोशनल होते हुए उसे कहता है, जाओ मैडी और चुपचाप ये सारी चीजें लेकर आओ, कम से कम इसकी मदद से मैं अपनी माँ को तो खुश कर पाऊंगा। उनका जन्मदिन आ रहा है और उनके जन्मदिन के ऊपर जितना मर्जी खर्च हो जाए मैं बिला झिझक सब खर्च कर दूंगा। डूवी की ये सारी बातें सुनकर मैडी भी चुपचाप वहाँ से उन सभी मटेरियल्स को खरीदने के लिए चला गया था, और मैडी को वहाँ से जाते हुए देखकर डूवी उससे कहता है कि यहाँ से जाते जाते मेरे पास किसी ऐसी मेड को भेजना जो सिलाई का काम जानती हो। जिसपे मैडी कहता है ओके यंग मास्टर, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉबर्ट अपने सभी सोल्जर्स को ट्रेनिंग करवा रहा था, और वहाँ पे दो सोल्जर्स के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी। लेकिन वो दोनों यहाँ पे ये फाइट बिना रॉबर्ट के पूछे ही फन के लिए कर रहे थे, इसलिए रॉबर्ट वहाँ आकर गुस्से से उन दोनों को मारते हुए उन्हें पनिशमेंट देता है। और अभी रॉबर्ट उन दोनों को पनिशमेंट दे ही रहा था कि तभी डूवी वहाँ आते हुए रॉबर्ट से कहता है, मिस्टर रॉबर्ट आपके बगैर हमारे ट्रेनिंग हॉल का क्या होता। और मास्टर डूवी को वहाँ देकर सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं, और डूवी की ये बात सुनकर रॉबर्ट को ऐसा लगता है जैसे मास्टर डूवी उसे ताना दे रहे हैं, इसलिए वो अपने सोल्जर्स के बिहाफ पर खुद मास्टर डूवी से माफी मांगने लगा था। जिसपे डूवी उसे कहता है, नहीं नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी स्प्रिंग खत्म हुआ है तो ये सभी भी ट्रेनिंग से थक जाते होंगे, इसलिए इन सभी को भी थोड़े एंटरटेनमेंट की जरूरत होती होगी। लेकिन ये लोग अपने मजे के चक्कर में अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं, जिसके बाद इन लोगों का ट्रेनिंग में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन आज मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों के लिए एक ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जिससे तुम सभी लोगों का स्टेमिना भी बढ़ेगा और तुम में से कोई बोर भी नहीं होगा। डूवी की ये सारी बातें सुनकर रॉबर्ट को ऐसा लगता है कि शायद मास्टर डूवी हंट करने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो डूवी से कहता है, मास्टर डूवी अगर आप हंट करने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपके साथ अपनी बेस्ट टीम भेजता हूँ। जिसपे डूवी उससे कहता है, नहीं नहीं मैं हंटिंग के लिए नहीं जा रहा, मैं तो बस यहाँ पे तुम सभी के साथ एक गेम खेलने के लिए आया हूँ जिसे फुटबॉल कहा जाता है। और ये कहकर डूवी अपनी उसी मेट से बनवाए हुए एक फुटबॉल को बाहर निकालता है, और उसके बाद डूवी उन सभी को फुटबॉल खेल कर दिखाते हुए उन लोगों को फुटबॉल गेम के रूल्स बताने लगता है। जिसके बाद डूवी उन सभी के साथ मिलकर वहाँ पे फुटबॉल खेलने लगा था। लेकिन क्योंकि ये गेम उन सभी के लिए नया था तो वो सभी लोग पहले इसमें बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे थे, लेकिन डूवी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होकर उन सभी को फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते बहुत ही कम अरसे में वो सभी लोग फुटबॉल गेम को पूरी तरह से सीख गए थे। और उसी के साथ साथ दूसरी तरफ डूवी की माँ के जन्मदिन वाला गिफ्ट भी रेडी हो गया था, जो कि रियल में एक गॉडेस का स्टैचू था, और डूवी उस स्टैचू को फॉरगिवनेस ऑफ गॉडेस का नाम देता है। वहीं उस गॉडेस के हाथ के ऊपर एक अनार भी लगा हुआ था, जिससे डूवी रियल में अपनी माँ को सरप्राइज देने वाला था। और उसके बाद देखते ही देखते इसी तरह से काफी दिन बीत चुके थे, और अब वो ट्रेनिंग हॉल पूरी तरह से एक स्टेडियम में चेंज हो गया था। और आज वही दिन था जब डूवी की माँ का जन्मदिन था, और डूवी उसी स्टेडियम के अंदर ही अपनी माँ को सरप्राइज देने वाला था। और ये सब देखने के लिए उस गाँव के सभी लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से वो पूरा स्टेडियम भर चुका था। और उसी के साथ उस गॉडेस के स्टैचू को उस स्टेडियम के बीचों बीच ला के रख दिया था। और जैसे ही मैडी वहाँ पे उस अनार को जलाता है तो पहले तो थोड़ी देर वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से सभी गाँव वाले उनका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन अभी वहाँ पे कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस अनार से वहाँ पे बहुत ही बड़ा फायर वर्क होने लगा था, जो देखकर सभी गाँव वाले बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इसलिए वो लोग उस फायर वर्क को देखकर ऐसा समझ रहे थे कि जैसे फॉरगिवनेस ऑफ गॉडेस खुद नीचे आई है उन सभी को आशीर्वाद देने के लिए। और ये सब सोचकर वो सभी गाँव वाले फॉरगिवनेस ऑफ गॉडेस के सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगे थे। और डूवी जो दूर से ही खड़ा होकर इस फायर वर्क को देख रहा था, अचानक ही उसे विवियन के बारे में याद आती है, और वो विवियन को याद करते हुए कहता है कि अगर वो सिली गर्ल यहाँ पे होती तो वो इस फायर वर्क को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती। और अभी डूवी ये सब सोच ही रहा था कि तभी शेमिल बाहर आते हुए डूवी को चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारी उस लिटिल सिली गर्ल ने इस फायर वर्क को देख लिया तो वो वाकई बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और ये कहकर शेमिल डूवी के मजे लेते हुए उससे पूछती है, लेकिन ये सिली गर्ल है कौन। जिसपे डूवी एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहता है, प्लीज मेरे दिमाग को पढ़ना बंद करो। जिसपे शेमिल उससे कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर ही रहती हूँ, अगर तुम कुछ नहीं सोचोगे तो मैं भी तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ पाऊंगी। जिसपे डूवी उससे कहता है कि ये सारी बातें छोड़ो और तुम मुझे स्टार मैजिक सिखाने पर ध्यान दो। और ये कहते हुए डूवी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शेमिल तो अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो बार बार उससे उसी सिली गर्ल के बारे
बारे में पूछ रही थी। और इस तरह डूवी की माँ के जन्मदिन पर उस फुटबॉल स्टेडियम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया था, जिसके बाद अब उस स्टेडियम के अंदर रेगुलर फुटबॉल मैचेस होने लगे थे। और क्योंकि ये गेम नया और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो इसीलिए सभी गाँव वाले लोग भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन डूवी भी पूरा बिजनेस माइंडेड था, इसलिए उसने स्टेडियम में आकर फुटबॉल देखने वाले सभी लोगों के लिए टिकट प्राइस रख दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे लोग डेली बेस पर फुटबॉल मैचेस को देखने के लिए आ रहे थे और धीरे धीरे फुटबॉल गेम यहाँ पे और भी ज्यादा फेमस होता जा रहा था। लेकिन इस सब का फायदा डूवी को हो रहा था, क्योंकि उसे इस गेम से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था और वो एक एक दिन के 10-10 हजार गोल्डन कॉइन्स भी कमाने लगा था। और इस तरह डूवी का पैसों वाला मसला भी खत्म हो गया था और अब तो उन फुटबॉल मैचेस को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे थे। और इसी तरह देखते ही देखते काफी ज्यादा दिन बीत चुके थे, जहाँ आज डूवी अपने जंगल वाले फार्म हाउस में आया हुआ था। और वहाँ पे डूवी आज बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और डूवी वहाँ पे मजे से ड्रिंक करते हुए खुद से ही कहता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ, आज पहली बार मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। जिसपे शैमिल भी बाहर आते हुए डूवी से कहती है, तो आज मेरे लिटिल यंग मास्टर को ज्यादा ही खुश लग रहे हैं, क्या आज आप स्टार मैजिक को नहीं सीखने वाले? जिसपे डूवी बुरा समूह बनाते हुए कहता है, क्या फायदा उसको सीखने का, वह पिछले कई दिनों से उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार उसको सीखते सीखते मेरी मेंटल पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पर उसके बावजूद भी अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसलिए आज मैं उसे नहीं सीखने वाला, आज मैं बस यहीं बैठकर रेस्ट करूंगा। और ये कहकर डूवी मजे से वहाँ पे खाना खाने लगा था और वो खाना इतना ज्यादा टेस्टी था कि डूवी उस खाने को खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। और अभी डूवी उस खाने की तारीफ कर ही रहा था कि तभी अचानक ही शैमल वहाँ से गायब हो गई थी। और डूवी कुछ समझ पाता उससे पहले वहाँ पे एक ओल्ड मैजिशियन आता है, जिसने वहाँ पे आते ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए विवियान वाले मैजिक स्क्रोल को अपनी तरफ बुला लिया था। और वो ओल्ड मैजिशियन डूवी को देखते हुए उसे कहता है, यंग मास्टर डूवी, आपको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत गहरी सोच रखते हैं। जिसपे डूवी उसे कहता है, मिस्टर मैजिशियन प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर इतनी रात को किसी मैजिशियन का मेरे घर पे आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसपे वो ओल्ड मैजिशियन स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पे बस अपनी बनाई हुई चीज लेने के लिए आया था, जिसे मेरी स्टूडेंट विवियान ने गलती से तुम्हें दे दिया था। ये सुनकर डूवी को एक झटका लगता है और वो थोड़ा शौक होते हुए ओल्ड मैजिशियन से पूछता है, तो क्या आप यहाँ पे मुझसे उसका बदला लेने के लिए आए हैं? जिसपे वो ओल्ड मैजिशियन हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने सोचा तो ऐसा ही था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। और ये कहकर उस ओल्ड मैजिशियन ने उस स्क्रोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर डूवी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उस ओल्ड मैजिशियन ने अपनी पावर का यूज करते हुए डूवी को वहीं पे रोक दिया था। और उसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके डूवी को अपने पास बुलाकर उसके सर पे हाथ रखता है। और ऐसा होते ही डूवी का डेविल हॉर्न भी बाहर आ गया था, जो देखकर वो ओल्ड मैजिशियन उस डेविल हॉर्न को छूकर देखते हुए कहता है, ये तो डेविल हॉर्न है, इसका मतलब है तुम उस डीमन क्रेस से मिल चुके हो, कैसा है वो? और इसी सस्पेंस के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, विवियान के मास्टर अचानक ही डूवी से मिलने के लिए आते हैं और इवन विवियान का वो ओल्ड मास्टर डूवी को उस डेविल हॉर्न को देखकर ये बात भी समझ गया था कि डूवी उस डीमन क्रेस से मिल चुका है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो ओल्ड मास्टर डूवी की बॉडी को फ्रीज करके उसे एक अलग ही जगह पर लेकर आ गया था, जो देखकर डूवी गुस्से से उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इवन मैंने तो तुम्हारी उस डिसेबल विवियान का डीमन आइलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल रखा था और उसी के साथ तुम विवियान की दी हुई सारी चीजें भी मुझसे वापस ले चुके हो। उसके अलावा अब तुम मुझसे क्या चाहते हो जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? डूवी की ये सारी बातें सुनकर वो ओल्ड मास्टर उससे कहता है कि तुम्हारे तो काफी सारे सवाल है, पर अभी मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जिसपे डूवी उसे भड़काते हुए कहता है, क्या इस दुनिया में सभी मैजिशियंस तुम्हारी तरह ही हैं, जिनका जब दिल चाहा किसी को भी किडनैप कर लिया? पर शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं एक प्रिंस हूँ और अगर तुमने जल्दी से मुझे वापस अपनी सिटी नहीं भेजा तो फिर मैजिक यूनियन और रॉयल फैमिली के बीच एक जंग छिड़ जाएगी, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मुझे यहाँ से चुपचाप वापस भेज दो। डूवी की ये सारी बातें सुनकर वो ओल्ड मास्टर उससे कहता है, बच्चे तुम तो कुछ ज्यादा ही बोलते हो। और ये कहकर उस ओल्ड मास्टर ने एक बार फिर से अपने मैजिक का यूज करते हुए डूवी की बॉडी को एक बार फिर से फ्रीज कर दिया था। और उसी के साथ साथ वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे डूवी की बॉडी को कंट्रोल करते हुए डूवी से वहाँ पे सारा काम भी करवाने लगा था। और क्योंकि अभी डूवी की बॉडी उस ओल्ड मास्टर के कंट्रोल में थी, तो डूवी को वहाँ पे ना चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से डूवी को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इवन डूवी यहाँ पे शैमिल को भी बुलाने की कोशिश करता है, पर वो भी बाहर नहीं आती, जो देखकर डूवी भी समझ गया था कि वो इस ओल्ड मास्टर का कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं वो ओल्ड मास्टर भी डूवी को फुल मजे लेते हुए अपने छोटे से छोटा काम भी डूवी से ही करवा रहा था। लेकिन उस ओल्ड मास्टर के लिए खाना बनाते हुए डूवी को एक आइडिया आता है और उसने उस ओल्ड मास्टर के खाने के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए थे। और अगर वो ओल्ड मास्टर ये इंग्रेडिएंट्स वाला खाना खा लेता तो उसकी बॉडी भी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती। लेकिन उस ओल्ड मास्टर को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, इसलिए उसने डूवी का बनाया हुआ खाना चुपचाप खा लिया था। और वो डूवी का बनाया हुआ खाना खाकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हें तो एक शेफ होना चाहिए था। जिसपे डूवी उसे कहता है, हाँ पर अगर मैं शेफ होता तो तुम इस तरह से मुझे किडनैप कर अपने साथ नहीं ले आते। और ये कहकर डूवी उस ओल्ड मास्टर की मैजिकल पोशन को उठाते हुए उससे कहता
कहता है तो क्या अब हम लोग उस डीमन क्रिस के बारे में बात कर सकते हैं, जिसपे वो ओल्ड मास्टर डूवी से कहता नहीं अभी ये मेरे सोने का टाइम है। और ये कहते हुए वो ओल्ड मास्टर वहीं पे करवट लेकर सो गया था। ये देखकर डूवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उस ओल्ड मास्टर ने एक बार फिर से डूवी की बॉडी को फ्रीज करते हुए उसे दोबारा वहीं पे सुला दिया था। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही डूवी की आंख खुलती है तो वो ओल्ड मास्टर अभी भी वहाँ पे सो रहा था। जो देखकर डूवी को ऐसा लगता है कि शायद उसके इंग्रेडिएंट्स उस ओल्ड मास्टर के ऊपर काम कर गए हैं और उनकी वजह से उस ओल्ड मास्टर की बॉडी वहीं पे पैरालाइज हो गई है। और ये सब सोचकर डूवी इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने के बारे में सोचता है और देखते ही देखते वो वहाँ से चुपके से भागते हुए उस आइलैंड के आखिरी सिरे पे आ गया था। और वहाँ डूवी को पानी के अंदर कुछ लोग भी दिखते हैं, जिन्हें वो जैसे ही अपनी मदद के लिए बुलाने लगता है तो तभी वहाँ पे डूवी को उसी ओल्ड मास्टर की आवाज सुनाई देती है, जो डूवी से कहता है चुपचाप वापस आ जाओ। और उस ओल्ड मास्टर कैसा कहते हैं डूवी की बॉडी वहाँ से खुद ब खुद ही वापस जाने लगी थी। और जैसे ही डूवी दोबारा उस ओल्ड मास्टर के पास वापस आता है तो वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे डूवी की तारीफ करते हुए कहता है, बच्चे वाकई मानना पड़ेगा, तुम्हारा पोषण बनाने का टैलेंट वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तुम पूरे रोलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर पहले ऐसे पर्सन हो जो खाने में भी पोषण को मिक्स करके यूज कर सकता है। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा बनाया हुआ वो खाना वाकई बहुत ज्यादा टेस्टी था, पर तुम्हारे यूज किए हुए इंग्रेडिएंट्स की मदद से किसी को पैरालाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन उससे तो कोई आम पर्सन भी पैरालाइज नहीं हो पाएगा। और ये कहते हुए वो ओल्ड मास्टर डूवी को वहाँ से एक बार फिर से लेकर आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल टूर्नामेंट भी खत्म हो गया था और उस टूर्नामेंट से मिली हुई ट्रॉफी लेकर मैडी यंग मास्टर डूवी को दिखाने के लिए आ रहा था। लेकिन जब मैडी और वो मैजिशियन दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। और तभी उन दोनों की नजर वहाँ पे पड़े हुए एक लेटर के ऊपर पड़ती है, जिसपे लिखा हुआ था कि मैं यंग मास्टर डूवी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। और उसी के साथ उस लेटर के नीचे मैजिशियन यूनियन की एक बहुत ही हाई लेवल की स्टैंप भी लगी हुई थी। और जब ये बात मैडी को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और वो परेशान होते हुए कहता है, क्या यंग मास्टर डूवी को एक बार फिर से किसी मैजिशियन ने किडनैप कर लिया? आखिर ये मैजिशियन हमारे यंग मास्टर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जिसके बाद देखते ही देखते वो लेटर किंग रेमंड के पास पहुंच गया था। और जब किंग रेमंड वो लेटर पढ़ते हैं तो वो गुस्से से चलाते हुए कहते हैं, डूवी को एक बार फिर से किसी मैजिशियन ने किडनैप कर लिया। भले ही मेरा वो बड़ा बेटा डूवी यूजलेस है, लेकिन ये मैजिशियन खुद को आखिर समझते क्या है? उनकी हिम्मत कैसे हुई बार बार मेरी यानी लियोलेन फैमिली के साथ पंगा लेने की? इस बार मैं उन लोगों को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। जिसपे किंग रेमंड का वो सोल्जर उनसे कहता है, मास्टर मुझे तो लगता है कि इस बार की ये किडनैपिंग मास्टर डूवी के भले के लिए ही की गई है। आप इस लेटर के ऊपर बने हुए मार्क को गौर से देखें, ये किसी नॉर्मल मैजिशियन का बनाया हुआ मार्क नहीं है। और किंग रेमंड भी उस मार्क को देखकर थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं, ये मैजिशियन डूवी को तो क्या, अगर मेरे छोटे बेटे को भी ले जाता तो मैं फिर भी इसे कुछ भी नहीं कह पाता। अगले सीन में हम डूवी और उसी ओल्ड मास्टर को देखते हैं, जो दोनों घोड़ों पर सवार होकर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और उन दोनों को इस तरह से सफर करते हुए काफी ज्यादा टाइम भी गुजर गया था, लेकिन वो दोनों अभी भी नहीं रुक रहे थे। और वो दोनों अभी भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़े जा रहे थे। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो लोग एक आइस कॉन्टिनेंट के अंदर आ गए थे, जहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि वहाँ पे डूवी के लिए राइडिंग कर पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक डाल के गिरने की वजह से डूवी का घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और क्योंकि डूवी को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वो भी वहीं पे गिर गया था। जो देखकर वो ओल्ड मास्टर दोबारा डूवी के पास आते हुए उससे कहता है, मुझे तो लगा था लियोलेन फैमिली का यंग मास्टर मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होगा, लेकिन तुम में तो ऐसे कोई भी खास बात नहीं है। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर डूवी को भी थोड़ा गुस्सा आता है और वो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए खड़ा हो गया था। लेकिन वो उस ओल्ड मास्टर को कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप वहाँ से अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया था। और डूवी को वहाँ से जाते हुए देखकर वो ओल्ड मास्टर उससे कहता है, बच्चे मैं तुम्हें ये टेक्निक सिर्फ एक ही बार सिखाऊंगा, इसे गौर से देखना और याद रखना। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर दोबारा डूवी की बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसे खास किस्म की टेक्निक सिखाने लगा था, ताकि उसे यहाँ पे ज्यादा ठंड ना लगे। लेकिन जैसे जैसे डूवी की बॉडी यहाँ पे स्ट्रेच हो रही थी तो उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे उस ओल्ड मास्टर को बुरा भला कही जा रहा था। लेकिन उस ओल्ड मास्टर ने डूवी की बातों पे ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे एक ही बार में वो टेक्निक सिखा दी थी। और यहाँ पे उस टेक्निक को सीखने की वजह से डूवी की तो हालत ही पतली हो गई थी और वो दोबारा यहाँ पे उस ओल्ड मास्टर को बुरा भला कहने लगा था। जिसपे वो ओल्ड मास्टर उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है, अब अगर तुम्हें ठंड लगना बंद हो गई हो तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर डूवी को भी एहसास होता है कि अब उसे यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। और ये सब उसी टेक्निक का कमाल था जो अभी अभी उस ओल्ड मास्टर ने डूवी को सिखाई थी, क्योंकि उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से डूवी की बॉडी के अंदर उसकी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी बढ़ गई थी, इसलिए अब उसे यहाँ पे ठंड लगना भी बंद हो गई थी। जो देखकर डूवी खुद भी यहाँ पे थोड़ा चूक गया था। लेकिन वो ओल्ड मास्टर से कहता है कि यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जिसपे वो ओल्ड मास्टर वहाँ से आगे बढ़ते हुए डूवी से कहता है कि मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम दोनों की किस्मत में है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर डूवी को वही रुकने का कहकर खुद एक तरफ बढ़ गया था। जिसके बाद डूवी भी वही रुककर उसी ओल्ड मैन की सिखाई हुई टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा था। और तभी देखते ही देखते वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे अपनी न्यू सवारी का इंतजाम करके आ गया था। और उसी के साथ उसने वहाँ आते हुए डूवी को पहनने के लिए एक गर्म सी जैकेट भी दे दी थी। और डूवी उस जैकेट को पहनते हुए उस ओल्ड मास्टर से पूछता है कि तुम्हें देखकर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन हो, और तुम इतने ज्यादा पावरफुल मैजिशियन हो उसके बावजूद भी तुम हम दोनों को उड़ाकर अपनी डेस्टिनेशन पे क्यों नहीं ले जाते? जिसपे वो ओल्ड मास्टर डूवी से कहता है कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इतनी दूर तक उड़ के जाने में मेरी काफी ज्यादा मैजिक पावर कंज्यूम हो जाएगी, पर मैं वहाँ पहुंचने तक अपनी मैजिक पावर को खर्च नहीं
करना चाहता, इसलिए हम दोनों उड़कर नहीं बल्कि इस तरह से जा रहे हैं। उस ओल्ड मास्टर की ये सारी बातें सुनकर डूबी बुरा समूह बनाते हुए उससे कहता है कि तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। और ये कहते हुए डूबी भी उसी ओल्ड मास्टर के पास जाकर बैठ गया था, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से एक बार फिर से काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। और देखते ही देखते वो दोनों इसी तरह से आगे बढ़ते हुए फ्रोजन फॉरेस्ट वाले आउटर एरिया में आ गए थे, जहाँ पे कुछ गार्ड्स उस फ्रोजन फॉरेस्ट के आउटर एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे किसी को भी उस फ्रोजन फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए उन गार्ड्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। वहीं जब डूबी और वो ओल्ड मास्टर दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो डूबी उस फ्रोजन फॉरेस्ट को देखते हुए कहता है क्या ये वही लेजेंडरी फ्रोजन फॉरेस्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इस फ्रोजन फॉरेस्ट के अंदर जाता है तो वो वहाँ से कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। लेकिन वो ओल्ड मास्टर डूबी की इस बात पे से कोई भी जवाब नहीं देता। और उसके बाद वो दोनों भी उन्हीं गार्ड से फ्रोजन फॉरेस्ट के अंदर जाने की परमिशन लेने के लिए चले गए थे। और जब वो ओल्ड मास्टर उन गार्ड्स के लीडर को अपना परमिशन लेटर दिखाता है तो उस परमिशन लेटर के ऊपर लगी हुई स्टैम्प को देखकर वो लीडर भी बहुत ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि एक तो ये परमिशन लेटर 100 सालों के लिए जारी किया गया था और उसी के साथ साथ ये लेटर उसके ग्रैंडफादर की तरफ से जारी किया गया था। और इसलिए उस लीडर ने उन दोनों को उसी वक्त फ्रोजन फॉरेस्ट के अंदर जाने की इजाजत दे दी थी। और इवन वो सभी वहाँ पे उस परमिशन लेटर की वजह से उस ओल्ड मास्टर को वहाँ पे ग्रीट भी करने लगे थे, क्योंकि उस परमिशन लेटर के ऊपर लगी उस स्टैम्प्स को देखकर वो लोग समझ गए थे कि ये पर्सन कोई आम मैजिशियन नहीं है। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर डूबी को लेकर उसी फ्रोजन फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया था। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए डूबी उस ओल्ड मास्टर से पूछता है कि क्या वो परमिशन लेटर रियल था जो आपने उस लीडर को दिखाया था, जिसपे वो ओल्ड मास्टर कहता है हाँ बिल्कुल वो रियल था, लेकिन हाँ आज उस परमिशन लेटर के खत्म होने का आखिरी दिन था। वहीं वो लीडर भी उस ओल्ड मास्टर को वहाँ से जाते हुए देखकर कहता है कि इस मैजिशियन के पास 100 साल पुराना परमिशन लेटर है, जिसका मतलब है कि ये कोई नॉर्मल मैजिशियन नहीं है। हो ना हो इस मैजिशियन की आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा खास होगी। उसके बाद वो ओल्ड मास्टर उसी फ्रोजन फॉरेस्ट के अंदर एक अच्छी सी जगह देखकर वो रात वहीं पे गुजारने के बारे में सोचता है। और उसी के साथ साथ उसने डूबी को वहाँ पे भी काम पे लगा दिया था। और डूबी को वहाँ पे अपने काम पे लगाकर उस ओल्ड मास्टर ने अपने खास पोशन का यूज करते हुए वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा दी थी, जो देखकर डूबी दोबारा उस ओल्ड मास्टर के पास आते हुए उससे पूछता है कि मैं अपने सवालों का जवाब जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है और आप मुझे यहाँ इस जंगल में इतनी दूर क्यों ले आए और हम लोग यहाँ से आगे कहाँ जाने वाले हैं और वो स्पेशल जगह कौन सी है जहाँ पे आप मुझे ले जा रहे हैं। लेकिन वो ओल्ड मास्टर अभी भी वहाँ पे डूबी की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे डूबी को सुधान करते हुए कहता है कि गलती से भी रात को इस प्रोटेक्टिव फील्ड के बाहर मत चले जाना, कहीं ऐसा ना हो कि रात को तुम किसी मोस्टर का खाना बन जाओ। उस ओल्ड मास्टर की ये बात सुनकर डूबी उससे कहता है क्या तुम्हारे जैसे एक पावरफुल मैजिशियन को भी मोस्टर से डर लगता है। जिस पे वो ओल्ड मास्टर डूबी से कहता है कि मैं कोई फालतू की मुसीबत अपने साथ नहीं लेना चाहता और जब तक मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता तो तब तक मैं अपनी मैजिक पावर ऐसे फालतू कामों में खर्च नहीं करना चाहता। और ये कहकर उसने डूबी को अपनी रूटीन फॉलो करते हुए सोने का बोल दिया था। उसके बाद हमें वहाँ पे आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डूबी नींद में चलता हुआ अनजाने में ही उस प्रोटेक्टिव शील्ड से बाहर आ गया था। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है तो तभी अचानक एक तीर डूबी के साथ वाले पेड़ के ऊपर आके लगता है, जो देखकर डूबी भी दोबारा होश में आ गया था। और वो खुद को उस प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर देखकर चौंकते हुए कहता है मैं यहाँ कैसे आ गया। और अभी डूबी ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने से आ रहा है एक पर्सन चलाते हुए उससे कहता है दोस्त जल्दी से भागो यहाँ से, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा मोस्टर पड़ा हुआ है। लेकिन उस पर्सन की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो वहाँ से भागते भागते वहीं पे गिर गया था। ये देखकर डूबी आगे बढ़कर उसको सहारा देकर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। और इस सब में वो मोस्टर भी उन दोनों के काफी करीब आ चुका था, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और बड़ा लग रहा था। और उस मोस्टर को अपने इतने करीब देखकर वो पर्सन डूबी से कहता है दोस्त तुम मुझे अकेले छोड़कर भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास इस मोस्टर के साथ फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर वो खुद डूबी को धक्का देकर उस मोस्टर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया था। और इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी जब वो ओल्ड मास्टर डूबी की मदद करने के लिए नहीं आता तो डूबी खुद से ही कहता है कि आखिर ये ओल्ड मास्टर यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहा, क्या ये मुझे यहाँ पे ऐसे ही मरने देगा। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन अब अपनी सूट लेकर खुद उस मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर डूबी वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर को आवाज देते हुए कहता है ओल्ड मास्टर जल्दी से यहाँ आकर मेरी मदद करो। जिसपे वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर की आवाज गूंजती है, जो डूबी से कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पे कोई फालतू की मुसीबत अपने साथ नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम भी चुपचाप वापस आकर यहाँ पे सो जाओ। लेकिन डूबी एक नोबल मैन था, वो किसी को भी ऐसे ही अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकता था। वहीं दूसरी तरफ उस पर्सन ने भी अब आगे बढ़ते हुए उस मोस्टर के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया था। लेकिन वो पर्सन उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही उस मोस्टर ने उस पर्सन के ऊपर अपने पंजे से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। और उसी के साथ उसने उसे अपने पंजे में जकड़ भी लिया था। और ये सब देखकर वो पर्सन भी समझ गया था कि आज उसका यहाँ पे मरना तय है, इसलिए वो वहाँ पे डूबी से माफी मांगते हुए कहता है दोस्त प्लीज मुझे माफ कर देना, आज तुम भी यहाँ पे मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए। उस पर्सन की ये बात सुनकर डूबी खुद से ही कहता है कि तुम इस हालत में भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो, तुम वाकई एक रियल मैन हो और आज चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहते हुए डूबी को यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि डूबी को उस डीमन से मिली हुई पावर्स भी एक्टिवेट हो गई थी। और उसने यहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए एक विंड ब्लेड टेक्निक का यूज करके उस मोस्टर का पूरा पंजा ही काट दिया था, जिसकी वजह से वो पर्सन भी यहाँ पे आजाद हो गया था। और उसी के साथ उस मोस्टर को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और अब उसका पूरा ध्यान डूबी की तरफ आ गया था। लेकिन डूबी भी यहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, इसलिए उसने दोबारा अपनी पावर का यूज करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़कर अपनी फायर से चारों तरफ से उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर
दिया था, जिसकी वजह से उस मोस्टर का ध्यान पूरी तरह से डुवी की उसी फायर की तरफ चला गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर डुवी ने उसी पर्सन की सोड को उठाते हुए जाकर सीधे उस मोस्टर के फोरहेड के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो मोस्टर यहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाने लगा था। लेकिन डुवी यहाँ पे भी नहीं रुकता और उसने यहाँ पे अपने फायर एलिमेंट की पावर को इकट्ठा करते हुए उस मोस्टर के ऊपर अपनी फायर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और डुवी का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो मोस्टर भी वहीं पे मारा गया था। लेकिन यहाँ पे अपनी इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से अब डुवी भी यहाँ पे थोड़ा कमजोर फील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उस पर्सन को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कितने छोटे से बच्चे ने अकेले ही इतने बड़े मोस्टर को हरा दिया। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डुवी ने अपनी डेवल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस जायंट मॉन्स्टर को मार गिराया था और इसी के साथ डुवी ने उस पर्सन को भी बचा लिया था जिसके पीछे वो मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां डुवी और वही पर्सन जिसका नाम डैनियल था वो स्केटिंग करते हुए काफी तेजी से एक तरफ बढ़ रहे थे। और वहां से आगे बढ़ते हुए डैनियल डुवी को बताता है कि जिस चीज के ऊपर हम स्केटिंग कर रहे हैं इसे स्नोबोर्ड कहा जाता है और इसे खास स्नो में तेजी से आगे बढ़ने के लिए ही बनाया गया है। मिस्टर डुवी, अगर आप मुझसे पहले मिले होते तो मैं आपको अपने उस कैप्टन से जरूर मिलवाता जिसने पहली बार ये स्नोबोर्ड्स बनाए थे। जिसपे डुवी उससे कहता है कोई बात नहीं, एक न एक दिन हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना है, पर हम लोगों को मरने से पहले कोई न कोई ऐसा काम जरूर करके जाना चाहिए जिसके बाद लोग हमें अच्छे लफ्जों में याद कर सके, जैसे कि तुम अब अपने कैप्टन को कर रहे थे। डुवी की ये बात सुनकर डैनियल उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था और वो डुवी की तारीफ करते हुए कहता है, मिस्टर मैजिशियन, आप वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि इतनी कम एज में इतनी ज्यादा नॉलेज मैंने आज तक किसी भी पर्सन में नहीं देखी। जिसपे डुवी उससे कहता है, डैनियल, तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है और अब क्योंकि हम दोनों दोस्त बन चुके हैं तो तुम मुझे मिस्टर मैजिशियन की जगह डुवी बुला सकते हो। लेकिन अभी डुवी ये सब कहते हुए वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो एक जाल में फंसते हुए एक पेड़ के साथ जाके लटक गया था। ये देखकर जब डैनियल उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो भी डुवी की तरह उसी जाल में फंस गया था। और तभी वहाँ पे कुछ शिकारी आते हैं जो उन दोनों को बंदी बनाते हुए वहाँ से अपने लीडर के पास ले जाने लगते हैं। उसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन शिकारियों के बाकी लोग रुके हुए थे और वो सभी लोग यहाँ पे फुल मस्ती करते हुए खाना खा रहे थे और उसी के साथ साथ वहाँ पे अलग अलग मोस्टर्स की मीट को भी पकाया जा रहा था। कुल मिला के वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा पुरसुकून था। और तभी वो शिकारी डुवी और डैनियल को पकड़कर अपने लीडर के पास ले आते हैं, जो देखकर उस ग्रुप के बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं डैनियल वहाँ पे उन सभी लोगों को काफी गौर से देख रहा था और वो उन सभी की ड्रेसेस के ऊपर लगे हुए बैचेस को देखकर डुवी से कहता है कि मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये सभी लोग स्नो वुल्फ मिशनरी ग्रुप से हैं। और तभी मिशनरी ग्रुप का वो पर्सन जो उन दोनों को पकड़कर अपने लीडर के पास लाया था वो अपने लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर, हम अपने साथ दो आउटसाइडर्स को पकड़ कर लाए हैं। और वो लीडर जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक लग रहा था, वो डुवी और डैनियल को काफी गौर से देखते हुए अपने एक सोल्जर से कहता है, इन्हें बगैर कुछ खाना पानी दिए यहाँ से बाहर फेंक दो। अपने लीडर की ये बात सुनकर उनमें से एक सोल्जर उन दोनों को वहाँ से बाहर फेंकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो सोल्जर उन दोनों को वहाँ से बाहर फेंक पाता उससे पहले ही डुवी उस लीडर से कहता है, तो तुम यहाँ के लीडर हो। डुवी को इस तरह से अपने लीडर से बात करते हुए देखकर एक और सोल्जर गुस्से से डुवी से कहता है, लड़के, ये हमारे स्नो वुल्फ मिशनरी ग्रुप के लीडर है और इनका नाम कैप्टन बेनरिच है। बेनरिच नाम सुनकर डैनियल को एक झटका लगता है और वो शौक होते हुए कहता है, क्या ये 3 ग्रेट मिशनरी ग्रुप के मास्टर्स में से एक बेनरिच है जिसे खुद तूफान का बेटा कहा जाता है। डैनियल की ये बात सुनकर बेनरिच उसे एक डेविल स्माइल देता है, लेकिन डुवी को तो यहाँ पे वो कौन है और कौन नहीं इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही कैजुअल होकर बेनरिच से कहता है, मुझे लगता है हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। डुवी की ये बात सुनकर मिशनरी ग्रुप के सभी सोल्जर्स उसका वहाँ पे मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे थे। और तभी उनमें से एक सोल्जर खुद को शांत करते हुए डुवी से कहते हैं, बच्चे, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? क्या तुम हमारे यूरिन यानी पेशाब की थैलियां साफ करोगे? और ये कहकर वो सभी दोबारा वहाँ पे डुवी का मजाक उड़ाने लगे थे, जो देखकर डैनियल डुवी को रोकते हुए कहता है कि खुद को इस मुसीबत में ना डालो। जिसपे डुवी उससे कहता है, क्या तुम आज रात फिर से किसी मोस्टर का खाना बनाना चाहते हो या फिर इस तरह से मोस्टर्स की हड्डियों में रहना चाहते हो? और ये कहकर डुवी वहाँ पे रखी हुई मोस्टर्स की हड्डियों की तरफ देखने लगता है, जो देखकर अब डैनियल भी थोड़ा डर गया था। लेकिन डुवी तो डुवी था, उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी फ्लेम पावर को एक्टिवेट करते हुए उसी सोल्जर के हाथ में पकड़े हुए खाने के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सोल्जर भी अपने खाने के साथ साथ वहाँ से पीछे जा गिरा था। और डुवी को इस तरह से मैजिक करते हुए देखकर उस लीडर के साथ साथ मिशनरी ग्रुप के बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। लेकिन डुवी उसी सोल्जर की तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, सॉरी, पर मुझे लगता है तुम्हें अपनी यूरिन की प्रॉब्लम से खुद ही निपटना पड़ेगा। वहीं वो लीडर डुवी के मैजिक को देखकर उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था, इसलिए वो डुवी और डैनियल को लेकर अपने टेंट के अंदर आ गया था। और वहाँ आकर बेनरिच अपनी वाइन कलेक्शन की थैलियों में से एक थैली डुवी को पीने के लिए देता है। लेकिन जब डुवी उस वाइन को सूंघता है तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसे सूंघते ही डुवी को खांसी आ गई थी, जो देखकर बेनरिच हंसते हुए डुवी से कहता है, मिस्टर मैजिशियन, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? जिस पे डुवी कुछ सोचते हुए उसे अपना नाम वाकर बताता है, जो सुनकर बेनरिच कहता है, वाकर, ये कैसा अजीब सा नाम है? और ये कहकर वो खुद ही डुवी से कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे चेयरफुल फ्रेंड्स बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। खैर, ये सब छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? क्या तुम भी हमारी तरह यहाँ पे मोस्टर्स को हंट करने के लिए आए हो? जिस
जिसपे डुई कहता है हाँ बिल्कुल, पर हम गोल्डन आई वाले पैथन की तलाश कर रहे हैं। गोल्डन आई पैथन का नाम सुनकर बेनरिच भी थोड़ा सीरियस हो गया था और वो सीरियस होते हुए डुई को बताता है कि गोल्डन आई पैथन इस फ्रोजन फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स में से एक है और मैंने तो उसके बारे में ये भी सुना है कि जब भी कोई पर्सन डायरेक्ट उसकी आंखों में देखता है तो वो पर्सन पूरी तरह से बुखला जाता है, जिसकी वजह से गोल्डन आई पैथन को उसे मारने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। तभी डैनियल खड़ा होते हुए बेनरिच से कहता है, मिस्टर लीडर, मैं काउंटेस लिजर्ड का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और अभी मेरी मैडम बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हीं के इलाज के लिए हमें गोल्डन आई पैथन की जरूरत है। और ये कहकर वो बेनरिच से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि हम उस गोल्डन आई पैथन को कहाँ ढूंढ सकते हैं, जिसपे बेनरिच कहता है कि गोल्डन आई पैथन की तरह के हाई लेवल के मॉन्स्टर्स इस फ्रोजन फॉरेस्ट के बीचों बीच रहते हैं और फ्रोजन फॉरेस्ट के उस एरिया को डेथ जोन भी कहा जाता है, क्योंकि आज तक जो कोई भी वहाँ गया है वो कभी भी वहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। और अभी हम लोग उस एरिया के बिल्कुल ऑपोजिट नॉर्थ साइड की तरफ है। और ये कहकर वो खुद ही हंसते हुए डुई से कहता है, मिस्टर मैजिशियन, मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो डुई को पूरे फ्रोजन फॉरेस्ट का मैप देते हुए कहता है, ये पूरे फ्रोजन फॉरेस्ट का मैप है जिसे मैंने पूरे 20 सालों की मेहनत के बाद बनाया है। जिसपे डुई उस मैप को काफी गौर से देखते हुए लीडर से पूछता है कि इस मैप के बदले में आपकी क्या कंडीशन है। जिसपे बेनरिच कहता है कि मेरी सिर्फ 2 ही शर्तें हैं। हम सभी लोग अभी राउंड लेक की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रास्ते में अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो तब आप हमारा साथ दें। जिसपे डुई कहता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप ना भी कहते ये तो मैं तब भी आपका साथ देता। बाय द वे, आपकी दूसरी शर्त क्या है। जिसपे बेनरिच एक लंबी सांस छोड़ते हुए डुई से कहता है कि अभी मैं मिशनरी ग्रुप के लीडर के तौर पर काम कर रहा हूँ, पर असल में मैं एक एडवेंचरर हूँ और मेरा एडवेंचरर खून अभी भी मेरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि रिटायर होने के बाद मैं एडवेंचर करने के लिए नॉर्थ साइड वाली लेक की तरफ जाऊंगा और वहाँ पे मौजूद अननोन प्लेसेस को एक्सप्लोर करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मुझे जब भी मौत आए वो मुझे अपना एडवेंचर करते हुए ही आए, क्योंकि मैं यूं ही बेड पे पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहता। और आप जैसे लोग जो इतनी कम एज में मैजिशियन बन जाते हैं, उन लोगों की मैं दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए मेरी दूसरी शर्त ये है कि जब मैं अपने मिशनरी ग्रुप को छोड़ूंगा तो जब भी मेरे मिशनरी ग्रुप के भाइयों को आपकी मदद की जरूरत हुई तो आपको हर हाल में उनकी मदद करनी होगी। बेनरिच की ये बात सुनकर डुई कुछ सोचते हुए उसकी ये शर्त भी मान गया था, क्योंकि डुई बेनरिच की बातों से समझ गया था कि बेनरिच दिल का एक बहुत अच्छा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो अपनी मैजिक पावर का यूज करते हुए वहाँ पे बैठा हुआ डुई को देख रहा था। और ये सब देखकर वो मैजिशियन एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था। अब ये यहाँ से कहाँ गया है इसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिशनरी ग्रुप के साथ साथ डुई और डैनियल भी उसी ग्रेट राउंड लेक के पास आ गए थे। और डुई उस लेक को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये लेक तो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जिसपे बेनरिच उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पे गर्मियों में आते तो इस लेक का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत होता। उसके बाद मिशनरी ग्रुप के सभी लोगों ने उसी लेक के पास ही अपने कैंप्स लगाना शुरू कर दिए थे। और तभी उनमें से एक सोल्जर उस लेक के ऊपर चलता हुआ वहाँ से काफी आगे आ गया था, जहाँ पे उसे एक छोटी सी मछली दिखती है। और उस मछली को वहाँ देखकर वो सोल्जर खुश होते हुए अपने लीडर से कहता है, बॉस यहाँ देखिए, यहाँ पे तो एक मछली भी है, रुकिए मैं अभी आपके लिए मछली पकड़ कर लाता हूँ और आज रात में आपको इस मछली का फ्रेश सूप बनाकर पिलाऊंगा। और ये कहकर वो सोल्जर अपने लीडर की बात सुने बगैर ही उस मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर बेनरिच उसे रोकने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ता है, पर तब तक उस सोल्जर ने उस मछली को पकड़ लिया था। और अभी वो सोल्जर उस मछली को पकड़ने की अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी उस मछली ने अचानक उसके ऊपर अटैक करते हुए न सिर्फ उसके ब्लड को पूरी तरह से पी लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उस मिस्टीरियस मछली ने उस सोल्जर की सोल को भी सक कर लिया था। और जब बेनरिच वहाँ पहुंचता है तो तब तक तो वो सोल्जर वहाँ पे मर गया था, जो देखकर अब बेनरिच यहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस हो गया था और उसने अपने लोगों को इस लेक से पूरे 50 मीटर दूर कैंप लगाने को कह दिया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डुई अभी भी उसी लेक के पास बैठकर उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। और डुई उस लेक को देखते हुए खुद से ही कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जैसी एक खूबसूरत जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है। और अभी डुई ये सब सोच ही रहा था कि तभी शैमिल बाहर आते हुए उससे कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अचानक ही वहाँ पे शैमिल को देखकर डुई एक पल के लिए डर गया था, लेकिन वो दोबारा खुद को शांत करते हुए शैमिल से पूछता है कि मुझे तो लगा था कि तुम वापस चली गई हो। जिसपे शैमिल डुई के पास आते हुए उससे कहती है कि वो ओल्ड मैजिशियन तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को एक्सप्लोर कर रहा था, इसलिए अगर मैं खुद को नहीं छुपा दी तो वो ओल्ड मैजिशियन मुझे भी सेंस कर लेता। जिसपे डुई उससे कहते हैं, अगर ऐसा है तो जब वो ओल्ड मैजिशियन चला गया था तो तब तुम मेरे सामने क्यों नहीं आई थी। जिसपे शैमिल उससे कहते हैं कि तुम टेंट के अंदर डैनियल के साथ रुके हुए थे और अगर मैं उस वक्त बाहर आकर तुमसे बात करती तो तुमको ऐसे ही हवा में बात करते हुए देखकर डैनियल समझता कि तुम पागल हो, बस इसीलिए तब मैं बाहर नहीं आई थी। और तभी शैमिल भी उसी लेक की तरफ देखकर सीरियस होती हुई कहती है कि इस जगह पे मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस जगह से बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ और मैं पहले भी इस जगह पे आ चुकी हूँ। जिसपे डुई उससे कहता है कि तुम तो पिछले 200 सालों से उस ओल्ड पेंटिंग में बंद थी, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ सकती हो। मुझे लगता है ये सब बस तुम्हारा एक वहम है। जिसपे शैमिल ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं ये कोई वहम नहीं है, हो सकता है वो यहाँ पे आई हो। जिसपे डुई थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है कौन वो, लेकिन शैमिल उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो चुपचाप वापस उसकी बॉडी के अंदर चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे कुछ सोल्जर्स को उस जगह पे किसी लड़की की गाने की आवाज आती है और उस आवाज का पता लगाने के लिए मिशनरी ग्रुप में से कुछ लोग एक ग्रुप बनाकर उस आवाज का पता लगाने के लिए जाते हैं। और वो सभी काफी सावधानी से इधर उधर देखते हुए बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से उस आवाज की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक सोल्जर को वहाँ पे टॉयलेट आ गई थी, इसलिए वो अपने साथियों को बिना बताए वहाँ पे टॉयलेट करने के लिए चला गया था। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये देखकर वो अपने साथियों के पाँव के निशानों का पीछे करते हुए उनके पीछे पीछे
जाने लगा था। लेकिन जब वो डरते हुए वहाँ से थोड़ा और आगे जाता है तो उसे वहाँ पे अपने सभी साथी मरे हुए दिखते हैं और ये सब देखकर वो सोल्जर और भी ज्यादा डर गया था और वो डर के मारे काफी तेजी से वहाँ से भागने लगा था। लेकिन तभी अचानक ही वो अपने एक सोल्जर साथी से टकराकर वहीं पे रुक गया था और ये सोल्जर कोई और नहीं बल्कि वही सोल्जर था जिसकी सोल को उस फिश ने शक कर लिया था। लेकिन अब वो सोल्जर यहाँ पे बिल्कुल एक डीमन ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था, जिसका मतलब था कि असल में सोल्जर को कोई और कंट्रोल कर रहा था। और तभी उस डीमन ज़ॉम्बी ने आगे बढ़ते हुए उस सोल्जर को भी वहीं पे मार दिया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मिशनरी ग्रुप के बाकी लोगों को उसी अकेले सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उसकी डेड बॉडी को देखते हुए अभी भी उनमें से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सोल्जर की मौत हुई कैसे, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर किसी भी घाव का कोई निशान नहीं था। और तभी ड्यूई भी अपने टेंट से बाहर आते हुए कहता है कि क्या हुआ, जिसपे वो लीडर उसे बताता है कि कल रात हमारे कुछ सोल्जर्स जंगल में छानबीन करने के लिए गए थे, लेकिन अब वो सभी कहीं खो गए हैं। और आज सुबह ही हमें उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर की डेड बॉडी मिली है। अपने लीडर की यह बात सुनकर वहाँ पे खड़े एक लीडर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सभी लोग डर के मारे यहाँ से भाग गए, जिसपे वो लीडर कहता है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा कोई भी सोल्जर मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लोग यहाँ से बच भी गए तो उसके बाद वो लोग मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। जरूर किसी बहुत बड़े और खतरनाक मोस्टर ने उनके ऊपर अटैक किया होगा और हो सकता है शायद वो सभी लोग उस मोस्टर का खाना बन गए हों। और ये कहकर बेनरिच कुछ सोचते हुए अपने लोगों को वहाँ से वापस चलने की तैयारी करने के लिए कहता है। अपने लीडर की यह बात सुनकर वो सभी लोग चुपचाप वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी डूवी उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, मेरे पास उस मोस्टर को पकड़ने का एक प्लान है। डूवी की यह बात सुनकर उस लीडर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहीं पे रुक गए थे। उसके बाद हमें दोबारा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों ने डूवी के प्लान के मुताबिक उस मोस्टर को पकड़ने के लिए एक सोल्जर को चारे के तौर पर जंगल के बीचों बीच बिठा दिया था और पीछे वो सभी लोग छुपकर उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। और तभी बेनरिच वहाँ पे डूवी से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें टेंट में ही रुकना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा हो। जिसपे डूवी थोड़ा सीरियस होते हुए उससे कहता है कि मैं यहाँ पे किसी वेकेशन के लिए नहीं आया। डूवी की ये बात सीधी बेनरिच के दिल पे जाके लगती है और अब उसके दिल में डूवी के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अभी वो सोल्जर वहाँ पे बैठा ही था कि तभी उसे वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और ये एहसास होते ही वो सोल्जर अपनी सोड को लेकर वहाँ पे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर डूवी के साथ साथ बाकी सभी लोग भी अलर्ट हो गए थे। और तभी अचानक ही उसी डीमन ज़ॉम्बी ने आगे बढ़ते हुए उस सोल्जर के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर डूवी के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उस सोल्जर को बचाने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस डीमन ज़ॉम्बी ने अचानक ही उस सोल्जर के ऊपर अटैक करते हुए सिर्फ एक ही झटके में उस सोल्जर की सोल को पूरी तरह से सक कर लिया था। और सिर्फ यही नहीं, बाकी वो सभी सोल्जर्स जो कल रात गायब हो गए थे वो सब भी अब डीमन ज़ॉम्बीज बन चुके थे और उन सभी ने आगे बढ़ते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो सब लोग भी कहाँ कम थे, उन सभी ने भी आगे बढ़ते हुए उन डीमन ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहाँ पे ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ गई थी, जिसमें ज्यादा नुकसान ह्यूमंस को ही हो रहा था, क्योंकि वो डीमन ज़ॉम्बीज जिस भी सोल्जर के ऊपर अटैक करते थे वो उसे भी मारकर अपनी तरह बना देते थे। लेकिन यहाँ पे डूवी और बेनरिच दोनों बहुत ही बुरी तरह से उन डीमन ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। यहाँ पे एक तरफ डूवी उन डीमन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए अपनी फ्लेम का यूज कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बेनरिच अपने वेपन से उन सभी डीमन ज़ॉम्बीज को काटे जा रहा था। और तभी अचानक एक डीमन ज़ॉम्बी पीछे से बेनरिच के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले डूवी ने अपनी फ्लेम का यूज करते हुए उस डीमन ज़ॉम्बी को वहीं पे मार गिराया था, जो देखकर बेनरिच इशारे से ही डूवी का शुक्रिया अदा करता है। और उसके बाद वो दोनों यहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही बुरी तरह से उन डीमन ज़ॉम्बीज को मारने लगे थे। लेकिन वो डीमन ज़ॉम्बीज थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार उन लोगों ने उन डीमन ज़ॉम्बीज को मार ही गिराया था और वो उन डीमन ज़ॉम्बीज से जीतने में कामयाब हो गए थे। पर इस सब में बेनरिच के काफी सारे साथी मारे गए थे और उन सभी डीमन ज़ॉम्बीज के मरने की वजह से वहाँ पे चारों तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। और तभी डैनियल जो पेड़ के ऊपर बैठकर अपने तीरों से डीमन ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर रहा था, वो डूवी के पास आते हुए खुश होकर कहता है हम लोग ये जंग जीत गए। लेकिन डूवी और उस लीडर के साथ साथ बाकी सभी लोग अभी भी काफी ज्यादा सीरियस खड़े थे, क्योंकि उन्हें अभी भी यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। और अभी वो सभी लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे किसी लड़की की गाने की आवाज आती है और जैसे उन सभी की नजर उस आवाज की तरफ जाती है तो वहाँ उस लेक के बीचों बीच एक मरमेड ये गाना गा रही थी। और उस मरमेड की आवाज में कोई जादू था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से डूवी और बाकी सभी लोग उसके कंट्रोल में होने लगे थे। और उसके कंट्रोल में आने के बाद वो सभी लोग धीरे धीरे उसी मरमेड की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन तभी डूवी को अपने माइंड के अंदर शैमिल की आवाज आती है, जिसे सुनते ही डूवी दोबारा होश में आ गया था। और होश में आने के बाद जब डूवी अपने आसपास देखता है तो बाकी सभी लोग उस मरमेड की तरफ खींचे चले जा रहे थे। ये देखकर डूवी आगे बढ़ते हुए एक एक करके उन सभी को वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन डूवी की लाख कोशिश के बावजूद भी उनमें से किसी को भी होश नहीं आ रहा था और वो सभी बिल्कुल उसी तरह से उस मरमेड की तरफ खींचे चले जा रहे थे। और अभी डूवी उन सभी को रोकने में ही लगा हुआ था कि तभी अचानक शैमिल भी खुद ब खुद ही बाहर आ गई थी और उसे भी उस मरमेड की आवाज से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से शैमिल का सर वहाँ पे दर्द के मारे फटने लगा था। और वो वहाँ पे चलाते हुए डूवी को बताती है कि ये सब एक लेक मोस्टर कर रहा है और अभी ये सभी लोग उसी लेक मोस्टर के कंट्रोल में है। और ये कहकर शैमिल खुद ही अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि आखिर मुझे ये सब कैसे पता है, आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे माइंड में अचानक से इतना सब कुछ कैसे आ रहा है। और शैमिल की इन बातों के दौरान शैमिल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा भी निकलने लगा था। और अब तो उस मरमेड की आवाज की वजह से वो सभी लोग बिल्कुल डीमन ज़ॉम्बीज की तरफ बन गए थे, जिन्हें डूवी अभी भी रोकने में लगा हुआ था, क्योंकि अगर वो सभी लोग एक बार उस लेक के अंदर चले जाते तो वो सभी लोग उस मोस्टर का खाना बन जाते। और डूवी को इस तरह से उन लोगों को रोकते हुए देखकर अचानक ही उस लेक से एक डीमन ज़ॉम्बी बाहर आता है डूवी के ऊपर अटैक करने के लिए।
पर वो डूवी के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले शैमिल ने इसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। लेकिन ये अटैक देखकर डूवी को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ओल्ड मैजिशियन यहाँ पे उसे बचाने के लिए आ गया है, लेकिन असल में ये काम तो शैमिल का था। और जब डूवी यहाँ पे शैमिल को मैजिक करते हुए देखता है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि आज पहली बार शैमिल मैजिक कर रही थी और वो भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि शैमिल भी उस ओल्ड मैजिशियन के बराबर की पावरफुल लग रही थी। लेकिन शैमिल तो यहाँ पे बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले वाली शैमिल तो हंसी मजाक किया करती थी, लेकिन इस शैमिल का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। और तभी देखते ही देखते एक साथ काफी सारे डीमन ज़ॉम्बीज शैमिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शैमिल ने अपने सिर्फ एक ही अटैक में उन सभी को वहीं पे खत्म कर दिया था। जो देखकर डूवी हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शैमिल का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है। ये शैमिल मेरे वाली शैमिल नहीं हो सकती, ये तो कोई और ही शैमिल है। और तभी वो शैमिल ऊपर हवा में उठते हुए अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने की आवाज में इतना ज्यादा दम था कि उस मरमेड को भी अपने कानों में दर्द होने लगा था और इवन वो दर्द के मारे तड़पते हुए वापस उस लेक के अंदर चली गई थी। और इसी के साथ उस लीडर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उस मरमेड के कंट्रोल से आजाद हो गए थे। और उस मरमेड के कंट्रोल से आजाद होते ही वो सभी लोग वहीं पे गिरकर बेहोश हो गए थे। जो देखकर डूवी भी अब चैन की सांस लेता है, लेकिन अभी डूवी यहाँ पे चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी अचानक उस लेक से एक बहुत बड़ा मोस्टर बाहर आता है, जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इवन उसके बाहर आने से वहाँ की पूरी जगह ही हिलने लगी थी। जो देखकर शैमिल उस मोस्टर से कोल्ड टून में कहती है, ओ तो तुम भागना चाहते हो यहाँ से, पर तुमने मेरे सामने अपने डार्क मैजिक पावर को दिखाने की हिम्मत करके अच्छा नहीं किया। और डूवी जो शैमिल को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो शैमिल की ये बात सुनकर चौंकते हुए कहता है, नहीं ये शैमिल नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन लग रही है। और अभी डूवी ये सब कह ही रहा था कि तभी शैमिल ने वहाँ पे अपने स्टार मैजिक की पावर का यूज करते हुए उस मोस्टर के ऊपर अपने स्टार मैजिक एक मामूली सा अटैक कर दिया था। और शैमिल का ये मामूली सा अटैक भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने उस मोस्टर को बीचों बीच काट दिया था। और उस मोस्टर के मरते ही उस मोस्टर की कोर उड़ते हुए शैमिल के पास आ गई थी। जो देखकर शैमिल कहती है कि इस लेक मोस्टर की कोर इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन जैसे उसकी नजर वहाँ पे डूवी के ऊपर पड़ती है तो वो कोर वहीं पे गिराते हुए डूवी के पास चली गई थी। और वो डूवी के गाल को सहलाते हुए कहती है, जैक तुम ठीक तो हो ना। असल में शैमिल यहाँ पे डूवी को अपना हस्बैंड जैक समझ रही थी। और इसी के साथ शैमिल डूवी के गाल को सहलाते हुए वहाँ से गायब हो गई थी। वहीं जैक नाम सुनकर डूवी अभी भी शौक में था कि आखिर शैमिल ने उसे जैक नाम से क्यों बुलाया। और ये कहते हुए अचानक ही डूवी को एक बात याद आती है और वो थोड़ा चौंकते हुए खुद से ही कहता है, कहीं ये जैक रोलन के बारे में तो बात नहीं कर रही थी, जो कि इसका हस्बैंड था, जो कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी थे। लेकिन क्योंकि डूवी अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया था। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैंडेज के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी होश आ गया था। और उसी के साथ साथ बैंडेज यहाँ पे डूवी से बहुत ज्यादा खुश भी हो गया था। और वो सभी लोग यहाँ पे डूवी को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने लगे थे। और अपने लोगों की जान बचाने के बदले में बैंडेज डूवी को कुछ गोल्डन कॉइंस ऑफर करता है, लेकिन डूवी ने उन्हें लेने से साफ साफ मना कर दिया था। और वो बैंडेज से कहता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने एक दोस्त होने के नाते तुम सबकी जान बचाई, इसलिए मैं तुमसे ये इतना वैल्यूएबल गिफ्ट नहीं ले सकता। और ये कहकर डूवी बैंडेज के दिए हुए मैप को बाहर निकाल कर उससे कहता है कि ये मैप मुझे देकर तुम पहले ही मेरी बहुत ज्यादा मदद कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें मुझे कुछ और देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बैंडेज ने जबरदस्ती वो गोल्डन कॉइंस की थैली डूवी के हाथ में थमा दी थी। और वो डूवी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि इसे हमारा एक फेयरवेल गिफ्ट समझो, जो कि मैं अपने अब तक के सबसे अच्छे दोस्त को दे रहा हूँ, इसलिए अब प्लीज इसे लेने से मना मत करना। और ये कहते हुए बैंडेज खुद ही वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।